हाँ साहब, सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। क्या रेजोल्यूशन लिया साहब इधर? कुछ रेजोल्यूशन लिया? ये बताओगे? बोला था बहुत 3-4 दिन पहले आपको दिया होमवर्क। कुछ भी नहीं सोचा ही नहीं, कुछ नया या साला या पुराना है, सब कुछ पुराना में छोड़ दिया। हाँ सर जो सोचा है वो करना है, ज्यादा नहीं सोचना है। तुम्हारे में एक बार ख्याल आ गया नहीं तो जब तक सोचेंगे नहीं तो डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेंगे आप? सोचना तो पड़ेगा ही ना। हाँ इधर अब तक क्या कर रहा था? अरे नया साल में कुछ नया करना था ना। हाँ 4 बजे उठ के पढ़ना, जल्दी उठना सुबह, रिवीजन का टाइम बढ़ाना। स्टार्ट कर पीछे। आदमी के एक ही रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हमें 720/720 लाना। हाँ काफ़ी लोग हमारे पास भेजे हैं, अगर आप नहीं भेजे हैं तो आप कहीं पीछे हैं। काफ़ी लोग बोले लिखे हैं हमारे पास कि हाँ सर मैं ला के दिखाऊँगा, नए साल में हमारा यही रेजोल्यूशन है। आपको भी इस लीग में आना चाहिए, आप अपने आप को इस लीग में ले जाएं। पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे हैं आप। 720/720 पढ़ के नहीं आता, कहाँ से आता है? यहाँ पे आग होनी चाहिए। आग यहाँ पे होगी तो अपने आप आ जाएगा, आग नहीं है तो कुछ नहीं होना। बाकी आगे देखेंगे। हाँ आपका मेरा तो यही है 720/720 हर एक लोगों को लिवाने हैं। ये क्या है हमारे पास? तो क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड बनाया था इसने? KQ/R² कितना बनाया था? और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कितना दिखाया था? ये पॉजिटिव चार्ज में तो ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे, तो लाइन ज्वाइनिंग से, ये लाइन ज्वाइनिंग हमारा, लाइन ज्वाइनिंग से क्या होगा हमारे, ये दूर होगा। क्या होगा? ये लाइन ज्वाइनिंग से दूर होगा। क्लियर हो गया लोगों को? तो और अगर ये माइनस होता तो मैग्नीट्यूड इतना ही लिखते, माइनस होता तो क्या लिखते आप? मैग्नीट्यूड इतना ही लिखते। और डायरेक्शन क्या लिखते हैं हम लोग? तो टुवार्ड्स द चार्ज, डायरेक्शन विल टुवार्ड्स द चार्ज, डायरेक्शन विल है। तो जल्दी से फाइंड आउट कर लें। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। तो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना हमारा, मैं कर दे रहा हूँ प्लस क्यू कितना डिस्टेंस? ट्वाइस एल। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। क्या निकालना हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर देख लेगा, लिखना नहीं है अभी, आराम से लिख लेंगे आप बाद में। आप चाहें तो आपको रिजल्ट पहले बता देता हूँ कि लिखने की जरूरत है तो आप पहले लिख लें। क्या होता है रिजल्ट देख लेगा इधर, क्या लिखते हैं हम लोग? K लिखोगे, दोनों चार्जेस का सम लिख दो। दोनों चार्जेस का सम कितना हो जाएगा? ट्वाइस क्यू। और ये कितना आएगा? तो ये डिस्टेंस R जो है, तो R ऊपर में लिख दो, और नीचे में तो ये जो हाइपोटेनस लिख दो। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? R² प्लस, और पावर 3/2 कर दो। तो आंसर में कोई इंटरेस्टेड है तो आंसर इतनी आएगी। कैसे आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। याद होगा लोगों को, कैंसर सुपरपोजिशन लगाते हैं। यहाँ पे 2 चार्ज हैं तो वेक्टर सुपरपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? क्या मतलब बताया था वेक्टर सुपरपोजिशन को? ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इधर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा। दोनों को क्या निकाल लेंगे? वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे आप? देखता रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यही तो गड़बड़ी है, ये जो सोल्यूशन आता है तो बता दिया कहाँ से आता है। हाथ से नहीं आता, अकल से भी नहीं आएगा, आग होनी चाहिए कहीं और। सी ऊपर देख लेगा, ये R है और ये कितना हमारा L है। ये क्या बोले? लाइन ज्वाइनिंग है। ये जनरल नॉलेज पहले लिख लोगे तुम। ये जनरल नॉलेज इतनी बात तो बता सकते। ये कितना मान लिया? थीटा मान ले, तो थीटा बता सकते हैं आप लोग। ये R है, ये L है, ये कितना हो गया? तो √L² प्लस R²।
कॉस थीटा का वैल्यू कौन बता देगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस आर बटे रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू एल बाई इतना है, इतना मैनेज कर लोगे। आपको बताया था कि ट्रायंगल में दो चीज़ें दी हुई तो बाकी दो निकाल सकते हो, निकाल लिया ना। ऊपर देखते रहेगा, ऊपर देखते रहेगा, ये फील्ड किधर बनाएगा? ये लाइन्स का ऐसे लिखते हैं आप, ये ऐसे बनाएगा, फील्ड बना दिया ना। कितना में एंगल छोड़ ई की वैल्यू के क्यू बटे आर स्क्वायर, ई की वैल्यू के क्यू बटे, और ये कितना में एंगल छोड़? सेम एंगल छोड़, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। कितना? थीटा थीटा थीटा। ये कितना थीटा? ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? और अगर ये थीटा तो ये भी कितना? ये समझ में आ गया होगा। तो ये और ई बच्चा को बताया कि क्या, या तो कंपोनेंट यूज कर लें, ई का कंपोनेंट इधर ई कॉस थीटा, इधर ई कॉस थीटा, तो 2 ई कॉस थीटा, और ई साइन थीटा क्या हो जाएगा? नलीफाई हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फील्ड कितना हो गया? ट्वाइस ई, तो ट्वाइस ई कॉस थीटा हो गया। रिजल्टेंट फील्ड कितनी हो गई हमारी? कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इतना तो आर बाई रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या रख दिया आपने? कॉस थीटा का वैल्यू भी रख दिया, ई के वैल्यू भी रख दोगे, के क्यू बटे ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो तुम्हारा आंसर वहाँ तक पहुँच जाओगे। या दो वेक्टर्स ई और ई हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना हमारा? 2 थीटा। तो उसका रिजल्टेंट का फार्मूला वेक्टर में सिखाया गया था, 2f cos थीटा बाई 2, 2 इंटू एफ इंटू, तो 2 इंटू ई इंटू कॉस, एंगल का आधा कर लेंगे, 2 थीटा बाई 2 कर लेंगे, तो कितना जाएगा? 2 ई कॉस थीटा। आइदर में या तो ई कॉस थीटा 2 ई कॉस थीटा हो जाएगा, या फिर क्या करते हैं, वेक्टर का दो वेक्टर्स 2 थीटा एंगल पे उनका रिजल्टेंट का फार्मूला यूज कर लें। किसी को दिक्कत है? सामने आंसर लिखा हुआ कर लें, कॉपी कर लें, जो करना है। समझा दिया गया? ई और ई है, ई थीटा ई साइन थीटा, सॉरी ई कॉस थीटा डबल हो जाएगा, 2 ई कॉस थीटा, ई की वैल्यू रख दोगे, कॉस थीटा की वैल्यू रख दोगे, रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू आ गई। किसी को समझना तो ऐसा कर ले, ई है ई डेट विल ट्वाइस ई कॉस थीटा इधर हो गया, डेट विल ट्वाइस ई कॉस थीटा, ट्वाइस ई कॉस थीटा में ई की वैल्यू रख दें, कॉस थीटा की वैल्यू रख दें, गेम खत्म। और किधर आ रहा है? डायरेक्शन किधर आ रहा है? तो जे कैप में आ रहा है। डेट विल ट्वाइस ई कॉस थीटा, डेट विल ट्वाइस ई की जगह कितना? के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डिस्टेंस रूट में था, या स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा विल बेस अपॉन, तो हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस ट्रायंगल से, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट विल बी। तो ऐसा यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए, के इंटू कितना हमारा? ट्वाइस क्यू इंटू आर, और नीचे कितना हो गया हमारा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर, दैट विल रिजल्टेंट फील्ड। तो वन मोर प्रैक्टिस कर लें पॉइंट चार्जेस में, पॉइंट चार्जेस में तो वन मोर इज, ये कितना? तो वहीं पे निकालना, वहीं पे आर पॉइंट पे ही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, आर डिस्टेंस पे। बट ये चार्ज क्या था? माइनस क्यू दिया हुआ, ये एल एंड एल, ओके 2 ई साइन थीटा की वैल्यू रख दोगे, टू ई साइन थीटा की वैल्यू पे मेंशन कर देंगे। वैसे वैसे सबको ज्योमेट्री दिया हुआ, तो बाकी ये थीटा बीटा निकाल लोगे तुम। डेट भी ये थीटा हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पता है। इस पर क्या होगा? फील्ड, तो फील्ड विल टुवर्ड्स दिस, एंड दिस फील्ड विल बी दिस, फील्ड का डायरेक्शन अब ऐसा हो जाएगा।
अगेन ये एंगल कितना ऑलरेडी थीटा है, आपको बताइए ये थीटा है कुछ और है? ये एंगल थीटा तो क्या हो गया, ये एंगल थीटा है तो सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा इधर? थीटा। तो या तो अगर यहीं से थीटा से काम चला सकते हैं आप, ये थीटा ये थीटा, तो इधर कितना हो गया, तो इधर ये जो थीटा का इधर कंपोनेंट आएगा, इधर का कंपोनेंट कितना है, ई कॉस थीटा, और ऊपर भी कितना है, और हॉरिजॉन्टल में कितना आ जाएगा, ई साइन थीटा ऐड ऑन हो जाएंगे, दैट विल ट्वाइस ई साइन थीटा। ये वाला चार्ज जो है यहाँ पे बनाएगा तो क्या हो गया, तो 2 इंटू और k इंटू क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस हाइपोटेनस आपको पता हो चुका है, तो डैट भी हाइपोटेनस की वैल्यू वहाँ पे रख देंगे तो डैट भी कितना आ जा रहा है, 2 टाइम्स k इंटू क्यू बाई, और साइन थीटा की वैल्यू तो ट्रायंगल में साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस l, और l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2, और डायरेक्शन क्या हमारे पास, तो याद होगा फंडा बता दें तो टुवार्ड्स द निगेटिव चार्ज होता है, किधर होता है डायरेक्शन है, ये निगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन टुवार्ड्स द निगेटिव चार्ज, माइनस आई कैप में आ रहा है, किधर आ रहा है ये, आगे चल के इसे क्या बोलेंगे, इसे आगे चल के तो क्या बोलेंगे, एल बहुत ही स्मॉल हो जाएगा तो डायपोल भी बोलते हैं, और डायपोल को कौन सा पॉइंट कहलाता है वो, तो इक्वेटोरियल पॉइंट, डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट होता है तो उसे इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसे, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन या tan b पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या tan b पोजीशन नाम होता है आगे चल करके। बाकी फिलहाल माइनस क्यू प्लस क्यू 2 पॉइंट चार्ज लेकर काम कर रहे हैं, बाकी अलग से वो टॉपिक देखेंगे डायपोल का, जहाँ पे तो पॉइंट चार्ज का तो क्लब करके हम लोग स्टडी करते हैं, डायपोल कहलाता है। तो आगे देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सिंपल पॉइंट चार्जेस के लिए आपने निकाल लिया, पिछले क्लास में भी तो मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के लिए तो हमने आइडेंटिफाई करा था। तो नेक्स्ट कुछ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड आप नोट कर लेंगे। पिछली क्लास में एक लिखवाया गया था, किसी को याद है, रिंग का निकलवा के लिखवाया गया था कि रिंग के एक्सिस पे कितना होता है और कहाँ पे मैक्सिमम होता है और ग्राफ कैसा होता है, तो सब कुछ लिखा दिया गया था। वंस मोर एक बार फिर से फिलअप कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा सीरीज ही पूरा कर लेते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्जेस के तो कैलकुलेशन कर लेंगे, याद होगा थ्योरम लिखवा दिया गया था, तीन इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, कट वाला केस करवा दिया गया था कि एक रिंग है, रिंग से एक एलिमेंट dx एलिमेंट कट आउट कर लिया तो dq चार्ज बाहर आ जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण मिलता है वहाँ पे, dq के कारण। या फिर आपको तो कंप्लीट यूनिफॉर्म रिंग है तो सेंटर में फील्ड एंड फोर्स क्या बता दिया गया था, 0, या कोई भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तो सेंटर पे क्या बताया गया था, फील्ड एंड फोर्स की वैल्यू 0 बताई गई थी, और उसका यूज भी सिखा दिया गया था सुप्रीम पोज करके, तो निकाल लिया था। या घड़ी वाले केसेस भी हमने ऐसा कर लिया था। तो पॉइंट चार्ज के कुछ और केसेस ले लेंगे, बट हम लोग कहाँ पे, तो कंटिन्यूस सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इंटरेस्टेड है, तो कंटिन्यूस सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे। ये क्या है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये चार्ज ये ले लें ऐसा, लैम्डा एंड क्यू में रिलेशन आपको पता ही होगा, ये लैम्डा है और क्यू है, क्या हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, चार्ज रॉड में तो हम लोग क्या करेंगे, तो फाइनाइट क्या दें, रॉड की लंबाई क्या है इस पर, फाइनाइट है, तो फाइनाइट वाला केस पढ़ रहे हैं। एक इन्फिनाइट लेंथ का भी रॉड होगा तो वो वाला केस भी आएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, टोटल डंडे पे चार्ज कितना, कैपिटल की लंबाई कितना हमारा, तो लंबाई एल है, तो क्या करना है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है 2 पोजिशंस पे। एक क्या है, तो एक्सिस के लॉन्ग, डंडे के एक्सिस के लॉन्ग देख लोगे, यहाँ पे हमें पढ़ना है, यहाँ से तो एक इंड से, तो इंड से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करना है। क्लियर हो गया है, किस पॉइंट पे पड़ा स्टडी करना हमें, पी पॉइंट पे। तो बच्चा जानता है क्या करेंगे, तो अगर कंटिन्यूस सब्जेक्ट होता तो पहले क्या करते हैं हम, छोटा सा एक एलिमेंट ले लोगे, डंडे का क्या ले लिया हमने, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, देख लिया इधर कितना एलिमेंट कट कर लिया, तो dl कट गया, dx कट कर लिया, ये कितना है, तो ये जिस पॉइंट पे है वहाँ से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है, तो क्या बोलेंगे, ये dx एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है ये, तो क्या लिखा ऊपर देख लगा, l लेंथ की लंबाई कितनी है हमारी, l लेंथ की चार्ज कितना q, तो यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा, तो dx लेंथ का यूज कर लेंगे, q/l इंटू dx, q/l इंटू,
तो क्या कर देंगे वहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट के कारण ये डी क्यू चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वहाँ पे, ये क्या हो गया डी क्यू चार्ज हो गया। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा यहाँ पे क्या बनाएगा फील्ड बनाएगा। डायरेक्शन क्या होगा आई कैप में जो छोटा सा फील्ड होगा डी की वैल्यू के इंटू डी क्यू बाई डिस्टेंस कितना हो एक्स स्क्वायर, हाँ या नहीं। डी क्यू की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं आप लोग क्यू बाई एल इंटू डी एक्स डैट विल डी क्यू की वजह पे क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, तो ऐसा बन जाएगा। तो ये डी आ गई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट फार्मूला से भी काम चल जाता है। एक एग्जाम्पल दिखा दिया, आगे सिर्फ फार्मूला से काम चलाएंगे। अब क्या करेंगे हमने तो टोटल डंडे के कारण निकालना है। किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल डंडे, ये सिंगल छोटे से एलिमेंट के कारण है। कंप्लीट डंडे के कारण निकालना है। कंप्लीट डंडे के लिए तो क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट कर देंगे देख लो 0 to L नहीं करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे। तो ये x जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, ये देखोगे ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई r के बराबर हो गई। x कितने के बराबर हो सकता है r के बराबर, या अगर ये एलिमेंट यहाँ पे मानते r प्लस एल तो डंडा कंप्लीट कवर हो जाएगा, इससे कंप्लीट डंडा कवर हो जाएगा। कंप्लीट डंडे के कारण निकाल लिया, तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे आर से आर प्लस एल तक इंटीग्रेट कर देंगे, आर से आर प्लस एल तक इंटीग्रेट कर देंगे। किसी को दिक्कत है तो बताएगा, तो नोट कर लें यहाँ तक। इंटीग्रेशन वाला प्रोसीजर वैसे जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल दे दिया कि कभी जरूरत पड़ गई तो मे भी किसी जगहों पे तो ऐसे लिखने की जरूरत पड़ सकती है कि चार्ज क्यू लेंथ एल है और इसे छोटे से एलिमेंट डी एक्स के कारण यहाँ पे फील्ड की वैल्यू लिखो एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन की जरूरत कहीं पे 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं, तो आपको लिखने का आना चाहिए। बाकी रिजल्ट तो डायरेक्टली यूज होगा, रिजल्ट का तो डायरेक्टली आगे डिराइव कर रहे थे। रिजल्ट क्या होगा एक्सिस पे के क्यू बाई एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, छोटे एलिमेंट के कारण है तो के क्यू बाई एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट कर देंगे रिजल्टेंट फील्ड, हाँ जी आर से आर प्लस एल तक इंटीग्रेट कर देंगे। दैट विल बी नोट के कर लिया वो लोगों ने नेट फील्ड के लिए, नेट फील्ड विल बी आर टू आर प्लस एल। स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया है चार्ज तो वो अपोजिट एंड पे जिस एंड पे निकालना था टी पॉइंट पे निकालना गया तो रोड के अपोजिट एंड तक ताकि उसकी पूरी लेंथ। तो हाँ ये पूरे कवर करना है ना, पूरे कारण निकालना ना, पूरा जो वेरिएशन कर देंगे तो समेशन हो जाएगा इंटायर कारण। आर से आर प्लस एल तक इंटीग्रेट डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बताया गया लोगों को, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे, कितना आ जा रहा है किसी को पता चल रहा है। अपर लिमिट रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। वो आर की कुछ वैल्यू दिए हो सकते हैं, वहाँ पे निकालने की जरूरत पड़ सकती है एक्सप्रेशन के। डंडे पे तो चार्ज क्यू है, लेंथ एल है, तो फील्ड की वैल्यू तो के क्यू बाई एल 1/r माइनस 1/r प्लस एल। क्लियर है। तो फाइनाइट डंडा के कारण तो एक रिजल्ट लिखा रहा हूँ, परपेंडिकुलर लेके एक्सिस पे ये अलोंग द एक्सियल लाइन पे हमने कर लिया डंडा का। दूसरा ऐसा वो कैपिटल क्यू चार्ज दिया हो सकता है या क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी दिए जा सकते हैं। फाइनाइट डंडे के लिए तो क्या मान लिया लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा का मतलब समझ में आ गया हो कितना होता है क्यू बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे निकालना है ये जो है तो दैट विल एंगल अलग अलग, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो एंगल क्या हो गया हमारा इक्वल हो जाएगा, और अगर एंगल अलग अलग है θ1 एंड θ2 तो फाइनाइट रॉड में सारे केस कवर कर देगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले। अगर ये θ1 θ2 बराबर हो जाएगा तो कौन सा केस बन गया, θ1 θ2 बराबर हो गया तो कौन सा केस हो गया हमारा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो गया, और डंडे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अभी कहाँ पे है, अभी θ1 θ2 बराबर नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे है। बट अगर ये बराबर हो जाएगा तो क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। θ1 θ2
लैम्डा, ये डिस्टेंस कितना हमारा तो आर है, लंबाई दी हो सकती है, लंबाई दी रहेगी तो थीटा 1 थीटा 2 निकाल सकते हो तुम। तो देख लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आते हैं, एक एक्स कंपोनेंट आएगा, एक वाई कंपोनेंट आएगा। फील्ड इधर भी होंगे, वाई में भी होंगे, और किधर होंगे हमारे एक्स में भी होंगे। फील्ड किधर होंगे, वाई में भी, और तो वाई वाली वैल्यू लिख लोगे ई बाई के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, या साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 लिख ले, कुछ भी लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 या साइन थीटा 1 प्लस, जैसा भी आपको मन करा वैसा लिख लें। याद होगा लोगों को साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 फार्मूला भी बोलते हैं। न्यूटन लॉ में भी एक ऐसा पहला आया था रिजल्ट, और यहाँ भी आएगा के लैम्डा बटे आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। ई बाई इतनी हो गई, और ई एक्स के लिए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। स्पेशल केसेस का क्या कर लोगे तुम, अगर दोनों इक्वल इक्वल होंगे, थीटा 1 थीटा 2 इक्वल होगा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सिमेट्री दिख रहा होगा लोगों को, कि सब सिमेट्री वाली क्या हो जाएगी, तो एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, तभी उस केस में एक्स वाला क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कहाँ रहेगा हुआ, तो जी डायरेक्शन में मिलेगा। अभी एक्स एंड वाई दोनों में मिल रहा है, एक्स एंड वाई अभी दोनों में मिल रहा है, किसी को दिक्कत है बताएगा। तो स्पेशल लिख लें थीटा 1 थीटा 2 बराबर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस, अगर थीटा 1 थीटा 2 बराबर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू कुछ दिए रहते हैं कि 30 डिग्री है, 60 डिग्री, ऐसा भी दिया जा सकता है। मैंने यहाँ पे कितना मान लिया, थीटा 1 थीटा 2 क्या क्या हो सकते हैं बता देंगे आप लोग अपने आप ही, तो बता दें जो किताबों में आपको मिलेंगे कहीं पे प्रैक्टिस में, जो कि आपसे नहीं होगा, या तो 45 हो सकते हैं, 60 30 हो सकते हैं, 37 53 हो सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस में जब प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं पे मिल सकता है। अगर आपको ये फार्मूला याद रखे, वैल्यू रख देते हैं, तो आप डेफिनेटली वो क्वेश्चंस निकाल लेंगे। बाकी लैम्डा की वैल्यू तो चार्ज बटे लेंथ यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ये पूरी डंडे पे चार्ज दिया हुआ और लंबाई दी हुई है तो चार्ज बटे एल करके क्या कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू वहाँ पे मैंने मेंशन कर सकते हैं। लैम्डा के टर्म्स में फार्मूला आपके सामने दिख रहा है। तो थीटा 1 थीटा 2 जब बराबर हो गया तो बाई कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा हमारा, थीटा 1 थीटा 2 जब बराबर हो गया तो बाई कॉम्पोनेंट की वैल्यू, ये बोला कि स्पेशल केस में थीटा 1 थीटा 2 बराबर कर दिया गया तो डाटा ई बाई कॉम्पोनेंट मिलेगा, और ई एक्स कॉम्पोनेंट कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। तो बाई कॉम्पोनेंट की वैल्यू लिख लोगे, ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, तो डाटा ई बाई कॉम्पोनेंट, तो डेट विल 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू डिपेंड करता है कि ये आर दिया हुआ पूरी लंबाई अगर क्या मान लें, एल मान लें, पूरी लंबाई को क्या मान लें आप, एल मान लें, तो साइन थीटा निकाल सकते हो तुम, पूरे डंडे की लंबाई एल मान लें तो कितना हो गया, तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ऐसा कर लेंगे। कितना हो गया हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू रख करके तो रख देंगे यहाँ पे, आर तो है ही, लैम्डा का टर्म्स में कितनी आ जाएगी, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा की वैल्यू, ये पूरा क्या है तो साइन थीटा, ये हाइपोटेनस निकल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 का रूट साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एल बाई 2 एंड हाइपोटेनस में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। तो ये किसके टर्म्स में लिखा हुआ, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, किसके टर्म्स में लिखा हुआ, अगर चार्ज के टर्म्स में लाना कौन बता देगा, क्या कर लेंगे, तो डेट में 2 टाइम्स के लैम्डा गया क्यू बाई एल, और ये कितना हो गया, एल हो गया, नीचे कितना 2,
2 हटा देना ऊपर नीचे, डेट विल बी आर स्क्वायर प्लस, ऐसा कर लोगे ऑप्शन तुम्हारा आइडेंटिफाई होगा। 2 हटा दोगे, के क्यू बटे आर रूट ऑफ इतना आ जाएगा, के क्यू बाई आर एंड 1 अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। समझ आ गया? मे भी ये प्रैक्टिस में आएंगे, आपको रियल एग्जाम में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, जो एक्चुअल साथ में ही कोई एग्जाम होगा उसमें तो यूनिफॉर्मली चार्ज डंडा की जरूरत नहीं, कि पॉइंट चार्जेस पे भी ही क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे आप मास्टरी कर लेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो वहाँ पे भी इंश्योर कर लेंगे, आप निकाल लेते हो। क्लियर हो गया होगा ये? तो आप स्पेशल केस देख लेंगे। ये डंडे की क्या करते हैं, ये फाइनाइट, ये कितना θ1 θ2 क्या कर दिया था हमने, तो इक्वल कर दिया था। θ1 θ2 क्या कर दिया था हमने, इक्वल कर दिया था। एक स्पेशल केस इसमें और लेंगे आप, ये डंडे का तो केसेस बना दिया जा रहा है। एक ऐसा कर दिए, पॉइंट को हमने यहाँ पे कर दें, ये देख रहा हो कि इंड पॉइंट उस पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है, तो ये क्या कर दें, इसकी डंडे की लंबाई अगर बहुत बड़ा कर दें, ये डंडे की लंबाई क्या कर दें, लार्ज कर दें, तो θ1 θ2 दोनों कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। θ1 θ2 क्या हो जाएगा हमारा, तो लॉन्ग रॉड के लिए लिख लेंगे, रॉड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लॉन्ग रॉड, θ1 θ2 90 डाल करके कितना आ जाएगा हमारा, तो 2k लैम्डा बटे आर बाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा बटे आर। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। θ1 θ2 अगर बराबर कर दें, लॉन्ग रॉड कहलाएगा स्पेशल केस, और उस केस में कितनी आ जा रही है, 2k लैम्डा बटे आर। एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, जबकि दूसरा केस लिख लोगे, अगर ये पॉइंट हम लोग कहाँ पे ले लें, ये पॉइंट को यहाँ पे ले लिया जाए, अगर ये वाला इंड को तो कम कर दें, ये क्या बोलते थे, सेमी फाइनाइट, क्या बोलते हैं इसे, सेमी फाइनाइट। देख लेगा इधर, सेमी फाइनाइट, इधर ये क्या करते हैं, तो ये वाला जो एंगल है ना हमारा, ये वाला जो इंड एंगल बना रहा है, ये वाला लेंथ है हमारी, ये लेंथ है, ये लेंथ को घटाते घटाते तो कम कर दें, ये लेंथ को कम करोगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ये लंबाई को अभी इतना है, अभी इतना लेंथ कर दूं ये वाले पार्ट की, ये वाले पार्ट की इतना लंबाई कर दूं, तो ये θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम कर दूं तो और कम हो जाएगा, तो ये गायब भी कर दिया, तो θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इसे नाम से क्या पुकारते हैं, सेमी फाइनाइट बायर। क्या बोलते हैं इसे, सेमी फाइनाइट बायर। उसमें θ1 की वैल्यू कितना रख दोगे, 0। हाँ पूरा, अगर पूरा लॉन्ग रहता दोनों तरफ से, क्या बोले θ1 θ2 90 था, वो खत्म हो गया एक केस, दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया, θ1 θ2 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90, खत्म हुई बात, एक केस कर दिया वो। अब दूसरा क्या कर दिया, जो पॉइंट है हमारा, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और जो रॉड है, तो उन दोनों का एक रॉड का एक एंड उस पॉइंट से कॉन्साइड कर जाए, रॉड का एक एंड उससे क्या कर जाए हमारा, जैसे क्या बोलते हैं, सेमी फाइनाइट। ये लंबाई पता है इसलिए सेमी फाइनाइट। तो इसमें क्या मानेंगे, θ1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। θ1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो θ1 की वैल्यू 0 रख कर आइडेंटिफाई कर लें। θ1 की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, θ1 0, तो साइन θ1 ये खत्म हो गया, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, कॉस θ1 की वैल्यू, तो ऐसा वन हो जाएगा। समझ आ गई बात। और स्पेशल केस में आप कौन बताएगा, एक और स्पेशल केस इसमें होता, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट मतलब इसकी लंबाई को इधर एक्सटेंड कर दें बस, मतलब θ2 की वैल्यू कितनी हो गई, 90। सेमी इनफाइनाइट का मीनिंग समझ में आ गया, नोमेनक्लेचर, सेमी इनफाइनाइट। ये सेमी फाइनाइट था, θ2 पता था तो सेमी फाइनाइट था, सेमी। और इसी केस में क्या कर दें, ये इंड को एक्सटेंड कर दें, ये लॉन्ग, तो θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर θ1 0 कर दें और θ2 90 कर दें, तो इस केस को क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट बायर, सेमी इनफाइनाइट। तो θ2 की वैल्यू 90 कर दो तो कितना हो गया हमारा, ई वाई और ई एक्स,
ई बाई विल बी 90 डिग्री, तो के लैम्डा बटे आर, और कॉस थीटा 2 की वैल्यू भी 90 हो जाएगी, तो माइनस ई के लैम्डा बटे आर हो गया। समझ नहीं आई बात? तो मतलब क्या, माइनस ई एक्स कंपोनेंट माइनस में आ रहा है, मतलब इधर डायरेक्शन दे दोगे। ये एक्स कंपोनेंट माइनस आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पे थीटा 2 90 रखोगे तो कॉस 90 कितना हो गया, 0 हो गया, तो कितना बन गया ये माइनस के लैम्डा बटे आर। तो माइनस के लैम्डा बटे आर मतलब हमने अभी इधर माना, लेकिन आ गया किस में, माइनस में आ गया, तो क्या कर देंगे वो वैल्यू, तो उल्टा कर देंगे, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, बाई कंपोनेंट आएगा के लैम्डा बटे आर, और एक्स कंपोनेंट भी कितना आ जाएगा, समझ आ गया। अलग से डायग्राम दिखा दो, तो ये ऐसा है, ये लंबाई एक्सटेंड कर देना इन्फिनाइट तक, और यहाँ पे स्टडी करना, यहाँ पे स्टडी करना, यहाँ पे स्टडी करना, और इस पॉइंट पे क्या करना है, तो फील्ड निकालना। तो क्या आ गया, बाई कंपोनेंट आता है ये के लैम्डा बटे आर, और ये कंपोनेंट कितना आ जाता है, ये भी के लैम्डा बटे आर, ये बाई कंपोनेंट ई हो गया और ई हो गया, ई की वैल्यू कितनी आ रही है, के लैम्डा बटे आर, के लैम्डा बटे आर, ठीक है, ये दोनों ई और ई है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा ये, तो √2 के लैम्डा बटे आर। जल्दी कर रहे हैं, डंडे वंडे के कारण खत्म हो गया, एग्जाम में नहीं आएंगे, 7 मई वाला एग्जाम में नहीं आएंगे, बाकी आपको कहीं प्रैक्टिस में मिल जाएगा। इतना टाइम दे दिया बहुत ज़्यादा है, हमारे एक्चुअल एग्जाम से इसको कोई मतलब नहीं है। ई और ई √2 के लैम्डा बटे आर, किसी को दिक्कत है बता देगा, किसी को भी दिक्कत है बता देगा। वन मोर केस ले लें, ये सारा कुछ जो है, तो ऐसा केस ऑलरेडी है, और भी जाकर के कहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख लोगे, ये थीटा 1 थीटा 2 लॉन्ग रॉड का केस कर लिया, इसी में देख लेंगे। यहाँ पे अगर ऐसा केस कुछ दे दिया गया, ये थीटा 1 थीटा 2, ये क्या हमारे पास, तो ये डंडा जो इस पॉइंट पर स्टडी करना, इस पॉइंट पर स्टडी करना, क्या इस पॉइंट पर स्टडी करना, और क्या हमारा डंडा इतना ही जो है बड़ा है, पूरा डंडा नहीं है, ये पूरा डंडा है ही नहीं, पूरा डंडा का मतलब ये इतना पार्ट मिसिंग है, इधर वाला पार्ट क्या हमारा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो देख लेगा। पहले उसी फार्मूले से देख लोगे, थीटा 1 थीटा 2 वाला से, पहले क्या होता था हमारा, एक तरफ थीटा 2 होता था, एक तरफ क्या होता था, इधर थीटा 1 होता था, लेकिन अब थीटा 1 कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया, तो बोलेंगे ये क्या हो गया हमारा पूरा एंगल थीटा 2, और ये कितना हो गया, थीटा 1 राइट में होता था, इधर होता था, तो प्लस में लेते थे, अब ये क्या हो गया, इधर हो गया, तो क्या रख देंगे, जो पहले फार्मूला लिखा था उसमें थीटा 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, थीटा 1 को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो आपको जो कहीं पे ऐसा वायर रहेगा जिसमें कुछ पोर्शन गायब रहेंगे, कंप्लीट रॉड नहीं है, पोर्शन गायब रहेगा, तो वहाँ पे ऐसे कर सकते हैं आप। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, रख दोगे अब उसमें कितना फार्मूला था, बाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट, तो डायरेक्टली बाई कंपोनेंट कितना था हमारा, के लैम्डा बटे आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, थीटा 1 को कितना रख देंगे, माइनस थीटा 1 रख दोगे। सामने वाला फोटो दिख रहा है लोगों को, बस ये लास्ट इस डंडे पे कर रहा हूँ, बाकी जो किताबों में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो बोल देता हूँ, बेरवली के ऐसा क्वेश्चंस मिलते हैं, तुम वेक्टर एडिशन से कर लोगे। हाँ, बोला गया कि क्या हमारे पास ये पूरा डंडा है या पूरा डंडा नहीं है, पूरा डंडा है क्या, नहीं है, कुछ पोर्शन गायब है उसका, तो पहले क्या पता था, एक्चुअल फार्मूला क्या था हमारा, कंप्लीट डंडा होता था, वर्टिकल लाइन पे इधर एक साइड एंगल थीटा 1 होता था, एक तरफ एंगल थीटा 2, तो कितना फार्मूला आया था हमारा, तो साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। लेकिन अब क्या हुआ है, डंडा का इधर वाला पोर्शन तो गायब ही है और इधर वाला कुछ पोर्शन भी गायब है। हमारे जो एंगल बन रहे थे, कौन एंगल बना रहा था वो, तो डंडे के इंड उस पॉइंट पे बना रहा था, तो ये वाला इंड कितना बना रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा 1 बना रहा है, और ये वाला कितना बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा 2 बना रहा है, तो थीटा 1 थीटा 2 वाला फार्मूला तो अप्लीकेबल होगा। बट हमारा जो पहले थीटा 1 एक्चुअल लिया था, तो वो क्या था, इधर होता था, ये वर्टिकल एक्सिस कहाँ होता था, लेफ्ट होता था, लेकिन अब जो है इतना पोर्शन गायब है इस डंडे का, तो कहाँ हो रहा है ये, तो राइट में हो रहा है। तो जो पहले वाला फार्मूला था उसके तुम्हें क्या रिप्लेस कर देंगे हम लोग, तो थीटा 1 को माइनस थीटा 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो वो रिजल्ट देना शुरू कर देगा। बाकी ऐसे कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप आगे बढ़ जाएं इससे। बाकी क्वेश्चंस वगैरह रहते क्या हैं, तो देख लोगे, क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं कि 4 डंडे हैं, कितने डंडे हैं, 4 डंडे, सभी पे लीनियर 4 डंडे की कैसी हमारी लैम्डा, तो लैम्डा 4 डंडे मिलकर क्या बनाते हैं, 4 डंडे मिलकर के क्या बना, स्क्वायर फ्रेम बना रहे हैं, तो स्क्वायर फ्रेम के सेंटर पे तो फील्ड निकाले, 4 डंडे हैं स्क्वायर फ्रेम के सेंटर पे, तो फील्ड निकालो, कौन बताएगा आंसर, 4 डंडा 4, हाँ
हाँ 4 डंडे यूनिफॉर्म है। हाँ बोलो क्या करना है एक और बार। हाँ ये 4 डंडे हैं तो 0 हो जाएगा सेंटर पे। 4 डंडे हैं तो सेंटर पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। देख लें ये क्वेश्चन था, 4 डंडे हैं तो पेयर वाइज क्या कर जाएगा, ये सिमेट्री है तो पेयर वाइज क्या कर जाएगा, कैंसिल कर जाएगा। हाँ या नहीं, आप क्वेश्चन देख लेंगे, आप क्या हो जाएगा ये, आप 0 नहीं होगा। अब 4 डंडे के कारण तो बोलेंगे क्या हो गया, ये 2 डंडे इसके लिए और इसके लिए कितना होगा फील्ड, माइनस जे कैप, और इसके लिए और इसके लिए, तो दोनों इंडिविजुअल का तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल करके क्या कर देंगे, वेक्टर रिजल्टेंट कर देंगे। ये इधर कितना आ जाएगा, ट्वाइस ई, और नीचे भी कितना आ जाएगा, तो ट्वाइस ई एंड ट्वाइस ई का 90 डिग्री पे, तो ट्वाइस ई √2 हो जाएगा। ई की वैल्यू निकाल लेंगे आप, या तो डंडे का तो लैम्डा दिया हो तो ये एंगल कितना बनाता है इस सेंटर पे, एक डंडा का कितना फील्ड होगा ई की वैल्यू, ये 45 बनाता है, ये एंगल कितना बनाता है 45, एक डंडे के कारण कितना हो गया, तो ई मान लेंगे। ये 45 निकाल लोगे तुम, सिमेट्री है ना, सिमेट्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तो कौन सा कंपोनेंट होगा कौन सा नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला माइनस का नीचे आएगा, वो प्लस का भी नीचे आएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इसमें होगा, तो ये कितना हो गया, ई एंड ई, 2e, दिस विल बी ट्वाइस ई, दिस विल बी ट्वाइस ई, दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो ट्वाइस ई √2, ई की वैल्यू लिख लोगे ना तुम, ई की वैल्यू कितना अभी भी लिखवा दिया था, 45 डिग्री 45 डिग्री है, 45 डिग्री θ1 θ2, साइन वाला कंपोनेंट आ रहा है कॉस वाला आ रहा है, साइन वाला कंपोनेंट आ रहा है तो कितना लिख देंगे, k λ/r 2 sin 45, ऐसा कर लोगे तुम, तो ई की वैल्यू इतनी आ जाएगी, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ई नेट फील्ड, तो डेट विल ट्वाइस ई √2, ट्वाइस ई √2, समझ आ गया होगा लोगों को। अब वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं इतना ज़्यादा तो उसमें अकल लगाने की ज़रूरत है नहीं, ये ई की वैल्यू फिलअप कर दें 2 √2 एंड डेट विल बी k λ/r 2/√2, कैंसिल करके लिख देंगे 4k λ/r, डेट विल बी 4k λ/r। किसी को कन्फ्यूजन है तो ऐसे सवाल मिलते हैं, तुम कर लोगे। तो डंडे के लिए तो गेम खत्म कर दिया हमने, डंडे का तो एक्सिस पे भी निकाल दिया, डंडे के तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल दिया, जो उसको वर्टिकल डायरेक्शन को किसी पॉइंट पे निकालना तो तुम कर लोगे, तो आगे लिख लेंगे। और डंडे के लिए तो गेम कर दिया गया, तो आगे एक रिंग का तो लिखा रखा था पिछली क्लास में, तो उसको रिमाइंडर ले लेंगे बस। रिंग का पिछली क्लास में लिखा रखा था, फिर से एक बार बोल देगा सब लोग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज सिस्टम के लिए तो रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए स्टडी करना था हमें, ग्राफ बना दिया था पिछली बार। ये रिंग के सेंटर के आसपास क्या मिला था मैं देखने को, रिंग के सेंटर पे एग्जैक्टली सेंटर पे 0 था, सेंटर के आसपास क्या था, तो 1/x² वेरी कर रहा था, या 1/x² या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था, तो सेंटर के विसिनिटी में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था, और बाद में क्या होता रहा था हमारा, तो 1/x² से तो वेरी कर रहा था। तो रिंग के लिए तो रिमाइंडर ले लोगे, पिछली क्लास में डिटेल में लिखवा दिया गया था। रिंग के लिए तो आपने यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का तो देख लोगे, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, रिंग पे तो चार्ज इतना दिया हुआ, तो कैपिटल के दिया हुआ, रिंग का रेडियस इतना दिया हुआ, तो डेट इज r, एक्सिस पे हमें निकालना, सेंटर पे हम जानते हैं कितना होता है, 0 होता है, सेंटर पे तो पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो इक्विलिब्रियम में कौन सा इक्विलिब्रियम में रहेगा, रिंग के सेंटर पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो कौन सा इक्विलिब्रियम था, पॉजिटिव चार्ज रखा है, बताया था पॉजिटिव चार्ज में फील्ड अभी कितना आता है, आई कैप में, पॉजिटिव चार्ज में तो फोर्स कहाँ लग जाएगा, आई कैप में लग जाएगा, तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज रखेंगे तब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा। बाकी एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे तो रिंग के कारण हमने लिखा दिया था कल। अब आप लोग एक्सप्रेशन बताएंगे, रिंग 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 के एक्सिस पे फील्ड का एक्सप्रेशन जल्दी बोल देगा, के इंटू क्यू, क्यू कौन सा है, क्यू है, क्यू के बारे में मेंशन कर लिए, पूरा रिंग पे चार्ज है, टोटल चार्ज है रिंग पे, रिंग के सरफेस पे टोटल चार्ज की वैल्यू तो के इंटू कैपिटल क्यू इंटू एक्स, और नीचे कितना r² प्लस
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। रिंग के एक्सिस पे ऐसा हो गया, और रिंग के एक्सिस पे तो x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पे मैक्सिमम वैल्यू बता देगा आज 2/3√3 और k/y, और रिंग के लिए ग्राफ खींच लेगा। ये ऑलरेडी हमने तो पास्ट में 2 बार लिखवा चुके हैं। ये सेम काम जो है तो ग्रेविटेशन में भी होगा, नोट कर लो। ग्रेविटेशन के लिए ग्रेविटेशन में जाके क्या लिखूंगा, कैपिटल के को किससे रिप्लेस कर दूंगा, जी से, चार्ज को m से, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ग्रेविटेशन वाला एक्सप्रेशन लिखाता जा रहा हूँ तो तुम क्लब करते जाओगे, ताकि बाद में तुम्हें तो अलग से वहाँ जरूरत ना पड़े। जी, कैपिटल के को कैपिटल जी से, चार्ज को m से रिप्लेस करते हैं, बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं x एंड r तो वो ऐसे रहता है। रिंग पे तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना जाएगा, आई कैप में, और अगर सेंटर पे निगेटिव चार्ज है तो सेंटर पे निगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 0, तो इक्विलिब्रियम में है वो। अब सेंटर से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे निगेटिव चार्ज को, तो डिस्प्लेस करेंगे राइट की तरफ, तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो किधर लग जाएगा फोर्स, तो माइनस आई कैप में। तो जैसे डिस्प्लेस किया आई कैप में, फोर्स लग गया माइनस आई कैप में, तो बोलेंगे डायरेक्शन अपोजिट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट जो है फोर्स आ गया, तो कौन सा इक्विलिब्रियम बताएंगे आप, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। पॉजिटिव चार्ज रहेगा रिंग पे, पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और सर्कमफ्रेंस पे पॉजिटिव चार्ज और सेंटर पे निगेटिव चार्ज, तो कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बाकी जो है तो मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया, ग्राफ रफ से दिखा दिया गया था, ग्राफ दिखा दिया गया था। आज हमने तो इसको किस लिए यूज किया, बाकी ये वाला देख लोगे। मैक्सिमम वैल्यू ग्रेविटेशन में कितना आ जाएगा, ये पोजीशन उतना ही रहेगा, इसी पोजीशन फिर से मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी वहाँ पे, 2/3√3 gm/r² हो जाएगा। ग्राफ रफ याद हो गया होगा, कौन खींच लेगा ग्राफ की वैल्यू। तो आज हमने तो इसका एक्सप्रेशन को कुछ अदर कारण से तो उठाया है। ये कैसा, तो ग्राफ सेंटर के आसपास ऐसा रहेगा, बाद में क्या होगा तो वेरिएशन ऐसा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, वेरिएशन ऐसा हो जाएगा। रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ था, ये क्या था हमारा, +- r/√2, +- r/√2। क्लियर हो गया लोगों को। तो देख लेंगे यहाँ पे एक और चीज़ हमें तो लेके कौन सा केस, रिंग पे जो चार्ज कैपिटल की एक्सिस पे निकालने वाले का कुछ जगहों पे हम लोग फायदा उठाते हैं, मे भी कहीं पे तो आपको प्रैक्टिस में जरूरत पड़ जाए। एक देख लेंगे यहाँ पे x है, और कितना था रिंग पे टोटल चार्ज, रिंग पे टोटल चार्ज कितना था हमारा, कैपिटल क्यू था, और ये कितना r है, तो कितना आ गया था वैल्यू, तो k इंटू टोटल चार्ज इंटू x/r² प्लस। देख लेंगे यहाँ पे तो अभी अभी एक केस करवाया था, उसमें भी एप्लीकेबल होगा, और ये लगा लोगे तो आपको मे भी आपको कुछ जगहों पे फ़ायदा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में। वैसे उस लेवल का कौन सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, बट अगर मिल गया तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। देख लेंगे यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अगर ये बोल दिया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, अब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, रिंग नहीं है, 2 पॉजिटिव चार्ज और कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से तो L डिस्टेंस है, या R डिस्टेंस ले लें, L डिस्टेंस, तो वहाँ पे भी मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या करते हैं तो हम लोग सिमेट्री यूज करते। देखो इधर किसके कारण निकालना था, पॉजिटिव चार्ज दोनों है, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस भी निकालना। किस पे निकालना है, अभी थोड़ी देर यहीं से डेरिवेशन ने स्टार्ट किया था, यही केस था वो भी। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, सिमेट्री से तो आई कैप में आएगा। और कितना लिखते हैं वैल्यू ध्यान से देखोगे, रिंग पे टोटल चार्ज ये कौन सी चार्ज आता था, रिंग पे टोटल चार्ज आता था, तो रिंग पे यहाँ पे टोटल, यहाँ पे ये चार्ज मिला कितना हो जाएगा, तो 2q, तो ट्वाइस q डायरेक्टली लिख देंगे। हाँ, L नहीं है, ट्वाइस, वहाँ पे क्या था, रिंग का रेडियस था, और यहाँ पे क्या है, वहाँ पे रिंग का रेडियस था, और यहाँ पे क्या हमारा, समझ नहीं आई बात, वो R लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा, L लिखा। तो ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं +q के लिए। यहाँ भी इसके लिए भी तो ये भी तो आसान पड़ता है, जो मुश्किल पड़ता है उसके लिए बताने जा रहा हूँ, वो देख लोगे। ये कितना तो q एंड L डिस्टेंस पे तो इतना आंसर लिख लिया वो लोगों ने। इसमें एक सवाल ये पूछ रहे थे, देख लोगे यहाँ पे कैपिटल Q कितने डिस्टेंस पे हमारा, तो 2L डिस्टेंस पे, तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो इसी को मैक्सिमाइज करना है। कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान देख लो। मैक्सिमम वैल्यू के लिए कितना भी आया था रिंग में, +- r/√2, तो कितना कर लोगे, +- L/√2 पे
समझ नहीं आया? कितना डिस्टेंस लिया दोनों चार्जेस के बीच में? 2L लिया। अगर दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस L दे दिया तो क्या कर लोगे तुम? तो L बाई, जब टोटल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही L दिया हुआ तो रेडियस L/2 रखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाता हमारा? L/2√2 हो जाता आंसर। फिर केयरफुल रहोगे, क्या दिया हुआ? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2L दिया हुआ है या L दिया हुआ, उसके अनुसार से तुम मैनेज कर लोगे। आंसर एग्जैक्ट क्या है? R/√2। R का मतलब क्या है? सेंटर से ऊपर वाला डिस्टेंस। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर L देगा तो सेंटर से ऊपर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2। तो उस केस में L/2√2 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया वो लोगों को? तो यहाँ पे भी तो हमने ये बताने के लिए नहीं उठाया था, हमने ये बताने के लिए उठाया। ध्यान देगा, ये अगर क्या बोल दें कि ये हमें यहाँ पे फ़ायदा ये दे जाता है कि अगर तुम्हें क्या दे दें कि पेंटागन के वर्टेक्स पे, किसके वर्टेक्स पे? पेंटागन के वर्टेक्स पे कितने चार्जेज हैं? पेंटागन के वर्टेक्स से 5 चार्जेज हैं। पेंटागन के वर्टेक्स पे कितने चार्जेज हैं? 5 चार्जेज हैं। पेंटागन ये बन गया या हेक्सागन बन गया? ये पेंटागन क्यू क्यू क्यू। और पेंटागन के सेंटर से, पेंटागन के सेंटर से x डिस्टेंस पे, पेंटागन के सेंटर से x डिस्टेंस पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो वहाँ पे हमारा ये रिजल्ट काम आता है। बोलते हैं पेंटागन के वर्टेक्स से, 5 वर्टेक्स होते हुए क्या लेते हैं हम लोग? तो उनको वर्टेक्स से पास करने वाली एक रिंग लेते हैं। ये क्या लेते हैं हम लोग? उनके वर्टेक्स से पास करने वाली एक रिंग लेते हैं। और ये डिस्टेंस हमारा क्या है? तो अगर दिया हुआ कि ये सेंटर टू वर्टेक्स x डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस दिया हुआ, तो हम रिजल्ट उस तरह से यूज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनता है, वहाँ से भी ये रिजल्ट आता है। सिमेट्री यूज कर लेते हैं तो लिख सकते हैं k इंटू कितना होता था हमारे पास? r² प्लस x² पावर। और यहाँ पे चार्ज टोटल कितना लिख लेंगे? एक जो है तो ऐसे बोलेंगे ये कितना चार्ज हो गया रिंग पे? तो 5Q। तो सिमेट्री लगाकर उसका यूज कर लेते हैं, ये रिजल्ट हमारा मैच कर जाता है। किसी भी एन साइडेड पॉलीगन का वर्टेक्स पे रख दिया गया चार्जेज को, किसी भी, वो थ्योरम उठाते कहाँ से आपको पता ही है कि जो रिंग है, तो रिंग कैसा क्या चीज़ है? रिंग इन्फिनाइट साइडेड पॉलीगन ही तो है। तो किसी भी पॉलीगन में क्या पूछा जाए हमें? अगर हमें रिंग के एक्सिस पे पता ही है तो कोई पॉलीगन में पूछा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो पॉलीगन के सेंटर से x डिस्टेंस पे उसी फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, k इंटू टोटल चार्ज इंटू x बटे r² प्लस x की पावर 3/2। जबकि जो r है क्या हमारा? तो r जो है तो पॉलीगन के सेंटर से तो वर्टेक्स का डिस्टेंस है, पॉलीगन से सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस है। ये थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया वो लोगों को? इसी एक्सप्रेशन के लिए तो आपको दिखाने के लिए तो उससे रिंग का फिर से आज मैंने उठाया था। बाकी रिंग वाला तो आपको याद हो गया होगा, कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर बोल दिया क्या हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टेक्स पे कितने चार्जेज हैं? 4 चार्जेज हैं। कहाँ पे निकालना है? तो ये स्क्वायर के तो एक्सिस पे, स्क्वायर के कहाँ पे? सेंटर वेंटर याद हुआ या सेंटर ही तो भूल गए? सेंटर पे 0 होता है। अगर यहाँ पे निकालना होगा तो फिर से क्या मान लेंगे? इससे पास करने वाली क्या ले लेंगे? रिंग ले लेंगे। सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस कितना हमारा? r है। तो r कितना हो जाएगा हमारा डिस्टेंस? यहाँ फिर से लिख लोगे। अब पूछ रहा नहीं इसमें करने के लिए, बता दिए कि वो थ्योरम उठाते हैं k इंटू 4Q इंटू x बाई r² प्लस x² पावर 3/2। तो रिंग के बाद आप जल्दी से हेडिंग डालते हैं डिस्क के, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क। हाँ क्या 2 चार्ज है? उसके लिए यूटिलाइज करो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ये अभी क्या लिया था यहाँ पे? ये वाला डिस्टेंस आया था। ये पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला डिस्टेंस आएगा। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो ये वाले डिस्टेंस आएगा। एक से कौन सी आ जाती है? एल वाली डिस्टेंस आ जाती है। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो कौन सा डिस्टेंस आ जाता है? ये बोला दोनों पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पे कितना आ जाता है? एक साथ है। अगर एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होता तो यहाँ पे क्या आता है? सिर्फ बाकी सब कुछ सेम रहता है, यहाँ पे एल कर लेते हैं। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहता तो हमारा कौन सा डायरेक्शन में आता है? निगेटिव के पैरेलल ऐसा आता है। और ये पैरेलल तो ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं। डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो कहीं पे। समझ नहीं आया?
एक्स की जगह पे एल हो जाता, पीछे डिराइव कर दिया। समझ आ गया होगा लोगों को? आगे मूव करेगा। ये बोल दिया कि पॉलीगन के एक्सिस पे लिख दिया गया, किसी भी पॉलीगन के एक्सिस पे लिख दिया गया, डिस्क के लिए नोट कर लेगा कि डिस्क पे हम लोग किसके टर्म्स में स्टडी करते हैं, तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है और सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा, चार्ज डेंसिटी डिस्क का सिग्मा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क सेंटर पे कितना, बोलो बोलो बोलो, सेंटर पे 0, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क सेंटर पे कितना, तो 0। बताते थे किसी भी सिस्टम के, तो यूनिफॉर्म सिस्टम के तो सेंटर पे क्या होता है, तो 0 होता है। तो एक्सिस पे किसी डिस्टेंस पे, ये जो है तो एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, तो ये रेडियस आर और ये कितना है, तो डेट रेडियस आर और ये कितना एक्स। ये थीटा के वैल्यू बता दो कितना, थीटा निकाल लोगे ना, कॉस थीटा कितना, एक्स अपान, समझ आ गया लोगों को? कॉस थीटा साइन थीटा लिख दोगे ट्रायंगल में। अब वो बार बार मैं डेली उसी को ना लिखवाता रहूँगा, सिग्मा लिख लोगे यहाँ पे। तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आता है और कितना आता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 और 1 माइनस कॉस थीटा। और डिस्क के एक्सिस पे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस थीटा। और ये क्या कर दें इससे, तो इसकी लंबाई को ऊपर नीचे बढ़ा दें तो क्या बन जाएगा, तो डिस्क बन जाएगा। अगर ये पूरा एक्सटेंड कर दें ऊपर भी और नीचे भी, क्या बन जाएगा, यूज करते हैं, ये सीट है, सीट को एक्सटेंड कर देंगे तो इन्फिनाइटली चार्ज सीट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो इन्फिनाइटली चार्ज सीट के कारण कितना आपको पता, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। अगर क्या करते हैं तो एक्सटेंशन कर दें चार तरफ, सीट बना दें, सीट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो यहाँ पे कितना हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस केस में तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये सीट बना देंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा वह, 90 डिग्री बन जाएगा। दोनों के एक्सटेंड कर देंगे तो कितना मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी थीटा की, 90 हो जाएगी। तो सीट के लिए अलग से वैसे लिख लेंगे, बाकी यहाँ से तो कंपेरिजन कर सकते हैं। डिस्क के सेंटर पे याद रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू लिख लोगे तुम, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेंशन कर लोगे तुम। इसी को छोटा फॉर्मेट में लिख दिया गया, थीटा का वैल्यू ट्रायंगल से तुम निकाल सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। डिस्क के तो एक्सिस पे लिख दिया गया। तो आगे मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक किया जा रहा है। बाकी दो और केस बताया गया था, बाकी छोटे छोटे ये कर लोगे तुम। लॉन्ग रॉड के कारण लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 और पहले लिखवा रखा है। कौन सा रॉड है ये, लॉन्ग रॉड। लॉन्ग रॉड में तो कितना 2 के लैम्डा बटे आर लिखा दिया था अभी थोड़ी देर पहले। या क्या कर लोगे, इसे लॉन्ग रॉड हो, हेडिंग डाल दोगे लॉन्ग रॉड, या कितना कर लोगे लैम्डा बटे के, कैपिटल के की वैल्यू कितना रखते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। कैपिटल के की वैल्यू कितना रखते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो कितना आ जाएगा हमारा फील्ड, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। लॉन्ग रॉड याद रह जाएगा। तो बाकी दो और इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है। ये लॉन्ग रॉड के जैसे किसका होता है हमारा सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। तो यही रिजल्ट किसके लिए लागू हो जाएगा, ये अगर लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर हो या लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर या लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, या फिर क्या बोल दें लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा हमारा सेम ही रिजल्ट होगा। लॉन्ग हॉलो सिलेंडर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर या फिर 2 के लैम्डा बटे आर। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रॉड भी तो वही चीज़ है ना। अब रॉड को ही क्या कर दोगे, थिक कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। मोटा रॉड को ही तो क्या बोलते हैं
सिलेंडर बोलते हैं, समझ नहीं आती बात। मोटा रॉड को ही क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। और सिलेंडर के अंदर खाली हो या भरा हो, बाहर वाला पॉइंट में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए लिखा हुआ, लॉन्ग हॉलो सिलेंडर हो या लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर हो, आउटसाइड पॉइंट पे या लॉन्ग डंडा हो। आउटसाइड पॉइंट पे सबके लिए क्या होता है हमारा? आउटसाइड पॉइंट पे एक्सिस से कितनी दूरी पे? आर डिस्टेंस पे। सिलेंडर विलेंडर में एक्सिस से आर दूरी पे। सिलेंडर विलेंडर रहेगा, कोई भी हॉलो हो या सॉलिड हो, एक्सिस से कितनी दूरी पे? आर दूरी पे। तो कितना होता है? तो इतनी वैल्यू होती है। ये आउटसाइड पॉइंट पे लिखा हुआ, सिलेंडर में कौन सा पॉइंट रहेगा? ये आउटसाइड पॉइंट पे तो इतनी के बराबर ही आएगा। क्लियर बात हो गई? आउटसाइड पॉइंट पे तो डिस्टेंस कैसा वेरिएशन होता है? आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का वेरिएशन 1/r के अनुसार से होता है। क्लियर बात है? तो दूसरा केस क्या बनता है इसमें? तो डंडा जो है थिक डंडा हो। कैसा डंडा? थिक डंडा, या फिर तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर। क्या बोले? थिक डंडा या यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर क्या नाम से पुकारें? थिक डंडा। डंडा पे चार्ज डेंसिटी ऐसा, एक्स रेडियस कितना था? कैपिटल आर। और कितना दूरी पर स्टडी करना है? तो एक्सिस से डिस्टेंस एक्स पे स्टडी करना है। एक्सिस से डिस्टेंस कहाँ पे स्टडी करना है? एक्स पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर में ही, अंदर में, इनसाइड में, तो डैट भी 2k लैम्डा एक्स बाई आर स्क्वायर वैल्यू होती है। अंदर में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स। सेंटर पे क्या बोलेंगे? तो 0। एक्सिस पे या सेंटर पे बोला जा रहा? ये एक्सिस पे बोलते हैं या सेंटर पे बोलते हैं? और क्या सरफेस पे? तो एक्स की जगह पे आर रख दोगे तो 2k लैम्डा बाई आर हो जाएगा। सरफेस पे लिख दिया गया। इनसाइड पॉइंट पे कौन सा सिलेंडर है ये? तो यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग में तो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। एक्सिस पे, एक्सिस पे, एक्सिस पे, सिलेंडर के एक्सिस पे फील्ड की वैल्यू 2k लैम्डा बटे आर। या ये यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर बोलेंगे, या और क्या नाम दिया इसको? थिक रॉड। मोटा रॉड, थिकनेस रहेगा रॉड का, तो भी इसके लिए भी उसके लिए भी ये यूज होगा। तो आपको पता चलेगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर में तो अंदर में कितना हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। अब बाहर में क्या होता हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और सरफेस पे मैक्सिमम, फिर क्या होगा? तो ऐसा अगर आप बना लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस अगर वेरिएशन तो ऐसा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का वेरिएशन सिलेंडर के लिए तो ऐसा हो जाएंगे। हाँ, डिस्क के अंदर पॉइंट नहीं होता ना। डिस्क के लिए तो एक्सिस पे हम लोग पढ़ते हैं। डिस्क की ये वाला इन वाला पॉइंट्स पे स्टडी नहीं करते। रिंग के इन वाला पॉइंट्स पे स्टडी नहीं करते। एक्सिस पे हमें तो मेजर करना होता है। ये अंदर बाहर तुम कंपेयर कर लो, जाके घर पे फार्मूला यूज करें। कौन सा सिलेंडर बोला गया? यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। एक्स इक्वल टू आर बाई 2 पे निकाल लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाल लोगे? एक्स इक्वल टू आर बाई 2 पे निकाल लोगे। वैल्यू जाकर रख दोगे घर पे। और कौन सा पॉइंट पे निकाल लोगे? तो एक्स इक्वल टू 2 आर पे तो निकाल लोगे। एक बार कंपेयर कर लो, रेशियो 1:1 आ जाएगा। एक बार बाहर में और एक बार अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल, वैल्यू निकाल कर रेशियो देख लोगे, टेस्ट आउट कर लो, 1:1 आ जाएगा। जब अंदर में निकालना होगा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो 2k लैम्डा एक्स बटे आर स्क्वायर। अंदर में कहीं पे निकालना होगा तो क्या यूज करेंगे? 2k लैम्डा एक्स बटे आर स्क्वायर। रख दोगे एक्स आर बाई 2 जो वैल्यू आएगा। अरे बाहर के लिए कौन सा यूज करेंगे? तो 2k लैम्डा बटे आर। आर के जगह कितना रख देंगे? ये बाहर है अंदर है वो पॉइंट?
एक्स इक्वल टू आर बाहर आ जाएगा ना, तो 2 के लैम्डा बटे आर रखोगे, 2 के लैम्डा बटे एक्स रखोगे, एक्स के बटे 2 आर रखोगे, दोनों को देखोगे रेशियो 1:1 आ जाएगा। घर पे जाकर होमवर्क के रूप में कर लेगा लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है अंदर में एक बार निकालने के लिए बोल देगा और एक बार बाहर निकालने के लिए बोल देगा। तो आगे मूव करेंगे। सिलेंडर में आपने दे दिया हॉलो सिलेंडर के इनसाइड पॉइंट पे नोट कर लेंगे 0 होता है। हॉलो सिलेंडर में चार्ज पूरा पूरा कहाँ भरा हुआ है, तो हॉलो सिलेंडर के इनसाइड में 0 होता है। हॉलो सिलेंडर के इनसाइड में 0 होता है, नोट कर लेगा। हॉलो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर इनसाइड में कितना हो गया, तो डाट पे 0। ग्राफ खींच लो, ग्राफ खींच लिया होगा लोगों ने, ग्राफ खींच लिया, अंदर में कितना दिखा देंगे आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस अंदर में 0 दिखा दोगे, इनसाइड में 0 और बाहर में क्या करेगा ये, इनसाइड में 0 और बाहर में 2 के लैम्डा बाय, इनसाइड में 0 और बाहर में 1/x से फॉल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वन मोर एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज के लिए तो क्या लिखते हैं हम लोग, अभी भी स्टार्ट यहीं से करा था, आर डिस्टेंस पे के क्यू बाई, और 3 जगहों पावर यूज करते हैं, नोट कर लो क्या, तो यही अगर चार्ज ये कहाँ पे हमारा, तो हॉलो स्फेयर पे या फिर कहाँ पे चार्ज हमारा, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, इन तीनों ही केस में क्या होता हमारा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, हॉलो स्फेयर, अभी निकल देना उसे, ये कैपिटल क्यू और क्या हमारा, ये ऊपर वाला कौन सा, तो हॉलो स्फेयर, और नीचे वाला क्या हमारा, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो इतना ही वैल्यू हो जाएगा। ये कौन सा बीच वाला स्फेयर है, ये तीनों जगह पे सेम होता, नाम अलग अलग है, बट वैल्यू क्या रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सेम रहती है। ऊपर वाला कौन सा चार्ज है हमारा, पॉइंट चार्ज, ये कौन सा स्फेयर है, हॉलो स्फेयर, और ये कौन सा स्फेयर है, तो डेट बी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, डाइलेक्ट्रिक स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर। जबकि अंदर वाला पॉइंट पे लिख लोगे। आगे हम लोग मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 2 तरीके से मेजर करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, और दूसरा क्या करते हैं, तो जनसंख्या से भी मेजर करते हैं। ये केसेस समझ में आ गया होगा लोगों को। तो अब अंदर वाले पॉइंट पे चले जाएं। पॉइंट चार्ज के लिए बाहर वैसा तो सिमिलरिटी देख लिया, कौन सा स्फेयर ले लें, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, कौन सा स्फेयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। क्या रेडियस है इसका, कैपिटल आर, सेंटर से कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से अंदर में एक के क्यू एक्स बटे आर क्यू होता, कितना होता अंदर में किसी पॉइंट पे, सेंटर से कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, तो के क्यू एक्स बाई है। कुछ समझ नहीं आई बात, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, वैसे गॉसेस थ्योरम में देख लेंगे, वैसे जरूरत नहीं है। बता दिया कि सीधा जो है तो आपको एप्लीकेशन पढ़ने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशंस एक्सप्रेशन के क्यू एक्स बटे आर क्यू, या इसको क्या लिख लोगे, दूसरा कौन बताएगा और क्या होता है अंदर में, तो कैपिटल के को क्या रख लें आप, 1/4πε0, ऊपर देखता रहेगा कैसे चेंज करते हैं हम, याद तो के क्यू एक्स बटे आर क्यू रखेंगे। ये एक्स जो है ठीक है, कैपिटल क्यू के लिए तो पिछली क्लास में बताया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म से, पीछे देख के बताएगा, कैपिटल क्यू की वैल्यू इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इंटू 4/3 पाई, कैपिटल क्यू की वैल्यू चार्ज इंटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से गुना कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाता है। क्यू इजिकल टू रो भी लिखवाया था लोगों को, क्यू इजिकल टू रो भी, क्यू इजिकल टू रो भी। तो इन साइड पॉइंट पे इन टर्म्स ऑफ कितना आ गया, ये 4π कैंसिल कर लें, आर क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो रो एक्स बाई थ्राइस एप्सिलॉन 0, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा दिया गया। ऊपर वाले एक्सप्रेशन और नीचे वाले एक्सप्रेशन दोनों एक ही है। सेंटर पे कितना हो जाएगा, सेंटर पे 0 हो जाएगा,
अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ग्राफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए भी कैसा आएगा, सॉलिड सिलेंडर जैसे ही आएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर के जैसे ही ग्राफ आएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर में कैसा ग्राफ आया था, अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सरफेस पे मैक्सिमम और फिर क्या करता था, तो इनवर्सली फॉल करता था। रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन 0। किसी को इसमें चेंज करना आउटसाइड वाला पॉइंट पे, तो देख लो आउटसाइड वाला पॉइंट पे कितना लिखा गया, तो आउटसाइड वाला पॉइंट पे कितना लिखा गया था, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू की जगह पे कितना रखता हूँ, 1/4/0, के की जगह पे 1/4/0 और क्यू की जगह पे कितना रख दूँ, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई पाई 4 पाई काट दोगे, कितना आ गया हमारा, रो इंटू आर क्यू बटे 3 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ऐसा कर लो आउटसाइड पॉइंट पे, अगर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए तो। अंदर में और बाहर में दोनों जगह पे डिराइव कर दिया। ग्राफ वैसे ही खींच लोगे, रिपीट कर लोगे। वेरियस टाइम्स ग्राफ पूछे गए हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अंदर में कैसा बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बाहर में कहाँ पे, तो जाके घर पे तो निकाल लोगे। जल्दी से बता दे, तुम घर पे करोगे ना करोगे पता नहीं है। ये निकालने एक्स इक्वल टू कहाँ पे, r/2 पे निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में पूछा जा रहा है, और एक्स इक्वल 2r पे निकालना है, और दोनों का रेशियो बता दें कितना आ रहा है। जल्दी करेगा। अंदर के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, अंदर के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करने बोला गया, रो के टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में, कैपिटल क्यू के टर्म्स में, के क्यू एक्स बटे आर क्यू, के क्यू एक्स बटे आर क्यू रखेंगे, कितना आ जा रहा है, के क्यू एक्स बटे आर क्यू, के क्यू एक्स बटे आर क्यू कितना आ जा रहा है, आंसर कितना आ जा रहा है बोलोगा, एक्स इक्वल टू r/2 पे कितनी वैल्यू आ रही है, एक्स इक्वल टू r/2 पे के क्यू बाई 2r है या 2r स्क्वायर, अब बाकी एक्स इक्वल 2r पे बताएगा। बाहर में कितना होता फार्मूला, बाहर में के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, रेशियो ले लोगे दोनों का, एक्स इक्वल टू r/2 पे एंड एक्स इक्वल टू 2r पे रेशियो ले लोगे, वैल्यू दोनों का निकाल लिया, रेशियो ले लोगे, डिवाइड कर लोगे, ये सब सवाल बनाए रहते हैं। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देगा। होलो स्फीयर के अंदर बता दिया था लोगों को, अंदर में होलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो होलो स्फीयर का ग्राफ खींच लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, होलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बता दिया गया, अगली क्लास में जब भी आऊँगा तो सबको एक साथ चंटिंग करना होगा। फिर से बता रहा हूँ कि 1 साल हो गया तुम्हारा, तुम कुछ सीखे नहीं यहाँ पे। आपको बोला गया था कि जब मैं क्लास में आता हूँ तो ऐसी बातें आप बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड डंडे के कारण कितना होता है, लैम्डा बटे 2π/0r, डंडे के कारण लैम्डा बटे और 2 के लैम्डा बटे r sin θ1 प्लस sin θ2, एक्सिस के लंब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin θ1 प्लस sin θ2 और उधर cos θ2 माइनस cos θ1। क्या बताया, होलो स्फीयर कारण 0 और बाहर में 1/r स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कारण, तो के क्यू एक्स बटे आर क्यू एंड अब बाहर में के क्यू बटे आर स्क्वायर, बाहर में कितना, ये डंडा चार्ज है कितना, तो कैपिटल क्यू लेंथ एल है, और डंडे के एक्सिस पे, डंडे के एक्सिस पे के क्यू के इंटू कैपिटल क्यू बाई एल, 1/r माइनस 1/r प्लस एल। समझ आई बात नहीं आई, तो ये बात कब सिखाई गई थी आपको, जब वेक्टर पढ़ाया गया था तभी सिखाया गया था कि आप याद करके आएँ और बोला करें, अभी तक नहीं सीखा। मतलब इसका ये है कि आपने एक सेंटेंस भी फिजिक्स का नहीं सीखा, आप एक सेंटेंस भी फिजिक्स में सीख गए तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। इससे ऊपर देखें क्या बोला गया, यहाँ से यहाँ तक 0 है और बाहर में क्या हमारे पास, बाहर में तो डाटा ब्लू, बाहर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स कर लें, खत्म ही बात। अंदर में 0 है, बाहर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो और ज्ञान देंगे तो कहाँ देंगे, तो आगे हम लोग गॉसेस थ्योरम में देखेंगे। बाकी यहाँ पे देख लें आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बता रहे थे, याद है 5 प्रॉपर्टी तो बता रखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस में दिखा लोगे, पहले देख लोगे। इतनी बातें बताई गई थी कि पॉजिटिव से निकलता और क्या होता हमारा
पॉजिटिव से निकलता और निगेटिव में घुसता, और दो यहाँ से वहाँ तक क्या रहेगा, कंटिन्यूस ही रहेगा, ब्रेक व्रेक नहीं करता। जैसे आपने सुना हो ना गली मोहल्ले में ब्रेक होता रहता है, ऐसा ब्रेक नहीं करता। फील्ड लाइंस क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। फील्ड लाइंस क्या होते हैं, सामने क्या दिख रहा है, फोटो अगर देखना आता तो दो बातें और भी दिख रहा है, निकल रहा पॉजिटिव से, घुस रहा निगेटिव में। अब क्लोज्ड फोटो नहीं बन रहा, क्लोज्ड फोटो नहीं बनता, तो स्टेटमेंट लिख लोगे, पॉजिटिव से निकलता बाहर और निगेटिव में इंटर करता है, क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है, टेंजेंट क्या देता हमारा, और टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, 4 लाइन्स आपको बता दिया गया। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स 4 पॉइंट्स बताए गए, पॉजिटिव से बाहर आना, निगेटिव में घुसना, दूसरा जो है लूप नहीं बनाना, तीसरा टेंजेंट जो है डायरेक्शन देता है, चौथा 2 लाइन्स काटते नहीं हैं, और 5वां नंबर तो कंडक्टर के अंदर, हाँ कंटिन्यूस कंटिन्यूस तो सुन लिया, 5वां नंबर क्या बता दिया गया, कंडक्टर के अंदर नहीं होते हैं। पहले स्टेटमेंट यही दिया था कि कुछ भी जो हो जाए, कंडक्टर अपने अंदर फील्ड क्या मेंटेन करता है, 0। कंडक्टर अपने अंदर क्या फील्ड मेंटेन करता है, 0। तो लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, क्या होंगे। और उसके अलावा क्या प्रॉपर्टी बता दिया कि इंटर करने और एग्जिट करने का नियम क्या होगा हमारा, तो परपेंडिकुलर, कंडक्टर के परपेंडिकुलरली बाहर आते हैं या इंटर करते हैं, कंडक्टर के परपेंडिकुलरली बाहर आते हैं या एंटर करते हैं। लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर से क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली नॉर्मल, परपेंडिकुलर और नॉर्मल क्या होता है, लाइन्स तो ऐसे दिखाओगे, कर्ल दिखाओगे, ऐसा घुसेगा। ये कर्ल का मतलब क्या होता है, कहाँ से पास कर रहा है, ये तो सेंटर से पास कर रहा है। ये दिखाने का मतलब अगर ऐसा दिखा दिया लाइन्स ऑफ फोर्स को ऐसा दिखा देते, ये गलत होता। ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखा दिया तो क्या हो गया हमारा, अगर इतना भी दिखाया तो ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल लाइन नहीं है, नॉर्मल लाइन कर्ल लाइन्स को बोलते हैं, ये लाइन्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। समझ आ गया होगा लोगों को। तो कंडक्टर में कभी भी लाइन्स ऑफ फोर्स की एंट्री और एग्जिट कैसी होती है हमारी, तो परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। अगर बोल दिया ऐसा एरो निकल रहा मतलब चार्ज कैसा है, ये तो बाहर निकल रहा मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ऐसा दिखा दिया एरो, अगर ऐसा दिखा दिया तो एक जगह पॉजिटिव एक जगह है, तो ऐसे चीज़ें समझ लोगे तुम। अंदर में दिखा दे तो क्या हो जाएगा, वो अंदर में दिखा दे लाइन्स ऑफ फोर्स, तो बोले ये लाइन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या हमारा गलत है। हर एक किताब में सवाल मिलेगा जहाँ पे, तो कभी एग्जाम में पूछा गया IIT के एग्जाम में कि अंदर में दिखाए हुए कौन सा लाइन से रिप्रेजेंटेशन गलत है, तो बोले अंदर वाले गलत हो जाएंगे, और क्या बोले गलत हो जाएंगे, नॉर्मल भी होना चाहिए, दोनों चीज़ मस्ट है। समझ आ गया वो लोगों को, दोनों की इन्फॉर्मेशन क्या हमारे लिए तो मस्ट है। तो उसके अलावा लाइन्स इक्वली स्पेस किया हुआ, जनसंख्या बता रखा था, लाइन्स ऑफ फोर्स इक्वली स्पेस्ड है तो कैसा फील्ड बताया था, इक्वली स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड है तो क्या बोलेंगे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड को इक्वली स्पेस्ड दिखाते हैं। कहीं पे क्लोजर हो गया, कहीं पे दूर चला गया तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे कहीं पे पास आ रहा है, कहीं पे दूर है, यहाँ पे दूर में दूर है और ये क्या है E1 E2, तो जो जहाँ पे दूर में तो क्या हो जाएगा हमारा, दूर वाला कम हो जाएगा, क्लोज वाला क्या हो जाएगा हमारा। समझ आ गया वो लोगों को। E2 E1 में तो बताएंगे लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे दूर दूर है, कमजोर है, और यहाँ पे क्या स्ट्रांग है। ये फोटोज बनाए रहते हैं तो आइडेंटिफाई कर लोगे। अगर इक्वली स्पेस है तो क्या बोलते हैं उसे, यूनिफॉर्म फील्ड, क्या बोलते हैं इसे। और बताया था पोटेंशियल कहाँ पे हाई और कहाँ पे लो, यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई और यहाँ पे, और ऐसे एक लाइन लोगे तो ये सारे लाइन्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा। ऐसा लोगे एक लाइन तो ये सारे लाइन का पोटेंशियल क्या हो जाता है, ये लोग वाला एक लाइन लिया तो उसका पोटेंशियल क्या हो गया। तो ऐसे जो हाँ सरफेस लिया एक, तो इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसे क्या बोलते हैं इसे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो और क्या दिख रहा है, क्या साइंस दिख रहा है इसमें, बोलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होते हैं, देख रहा है ना। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब बस इतना ही है। ये दीवार को देखो, दीवार के बारे में बोले, दीवार कैसा है सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल कैसे है, क्योंकि पोटेंशियल का जो रोल यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में होता है, वही रोल हीट में किसका होता है, टेम्परेचर का होता है। तो दीवार के हर एक पॉइंट का टेम्परेचर क्या है यहाँ से वहां तक, समझ आई बात नहीं है। तो एनालॉग अगर बोलोगे टेम्परेचर वाइज, तो जो दीवार कैसा सरफेस है, इक्वी टेम्परेचर सरफेस है,
जब चार्ज पड़ते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल बोलते हैं, और बाकी दीवार के लिए क्या बोलेंगे? तो आइसोथर्मल बोलेंगे या इक्वी पोटेंशियल और इक्वी टेम्परेचर सरफेस इक्वी। समझ नहीं है बात? यहाँ से वहाँ तक दीवार को देख लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? सेम टेम्परेचर पे। मतलब जो हीट लाइन हीट के करंट जो फ्लो कर रहा होगा, कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा होगा? दीवार में घुस रहा होगा या बाहर निकल रहा होगा? जो भी हो रहा होगा, बाहर से अंदर जा रहा होगा या अंदर से बाहर जा रहा होगा, ये गारंटी है कि नॉर्मल हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? तुम यहाँ पे बैठोगे तब तुम्हें कम ठंड लगेगी या दीवार पे बैठोगे तब ठंड लगेगी? दीवार के पास कम लगेगी, और दीवार से लाइन से फोर्स निकलेंगे ना, हीट लाइन से फोर्स निकलेंगे नहीं निकलेंगे? समझ आ रही बात नहीं आ रही है? दीवार के पास हीट के लाइन से फोर्स निकल रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स निकलते हैं, आंखों से दिख जाता है ये, लेकिन हीट में आपको फील हो जाएगा। दीवार के आसपास क्या होगा हमारा? वहीं पे बैठोगे तुम, वहां पे गर्म हो जाएगा। वो ज्यादा ठंडा होगा ना। हाँ ये देखिए, ये सही बोल रहे हैं एकदम, वो सही बोल रहे हैं कि तंदूर के पास जाओगे तो क्या निकलेगा? वहां से गर्म निकलेगा। तंदूर के पास जाएंगे तो क्या निकलेगा? गर्म लाइन से फोर्स निकलेगा। और अभी जाएंगे उसके पास तो क्या निकलेगा? समझ आई बात नहीं आई? अरे ठंड गर्मी के दिन में दीवार में जाकर तो लोग रगड़ते रहते हैं। अरे तो यही तो हम बोल रहे हैं कि गर्मी के दिन में क्या करते हैं, वहाँ पे रगड़ते हैं उसमें। या देखोगे कोई काफ़ी लोग जो, या तुमने सुना होगा ना किनके बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है जमीन पे लेटते थे। जमीन ठंडा होता है, ठंडा के दिन में थोड़ी लेटते थे वो। कौन सा डे में तो जमीन पे लेटते थे वो। तो डेफिनेटली बोला जा रहा है कि ऐसा आपको समझा दिया गया, किसी को अभी भी कुछ दिक्कत है तो बोल देगा। तो फील्ड की 10 प्रॉपर्टीज हर एक को याद हो गया होगा। बाकी ये जो गारंटी दिखा दिया कि लाइन से फोर्स यहाँ दिख रहा है कि लाइन से फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं ये? तो लाइन से फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल होगा या नहीं होगा? और नहीं होगा। लाइन से फोर्स परमानेंटली, लाइन से फोर्स का पूरा कंपोनेंट किधर होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। लाइन से फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? 0। अरे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैरेलल कितना हो गया? 0 हो गया। ये समझ में आया? तो और कौन आगे इसकी बात करेगा? ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है और किधर नहीं होता। परपेंडिकुलर होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का परपेंडिकुलर होता है और पैरेलल नहीं होता। ठीक है, पैरेलल नहीं होता, इसका क्या और तात्पर्य है? हाँ, इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो और क्या बोलेंगे इसका मतलब? वर्क डन 0 होगा। वर्क डन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फोर्स होता है। आपको बताया था कि फोर्स ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वर्क डन के लिए, पावर के लिए, टॉर्क के लिए। तो पैरेलल तो कुछ है ही नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल तो कोई फोर्स रहा ही नहीं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? हमारी 0 होती है। वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। कोई फील्ड नहीं है उधर, तो ऐसी छोटी मोटी बातें तुम कनेक्ट कर लोगे। और बाकी जो तो लाइन से फोर्स अगर घुस रहे हैं तो क्या मानते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म्स में। लाइन से फोर्स कहीं पे इंटर कर रहे हैं सरफेस में, तो अगर बोल दिया कि क्या हमारे पास ऐसा कोई क्लोज्ड तो क्यूब है, क्लोज्ड क्यूब है और लाइन से फोर्स यहाँ से इंटर कर रहे हैं, तो उसको क्या मानोगे? लाइन से फोर्स इंटर कर रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, तो इंटर करने वाले फ्लक्स को क्या मानते हैं? निगेटिव। और बाहर आने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव। ये अगर बोलते ए फ्लक्स बाहर आ रहा है, ए फ्लक्स बाहर आ रहा है मतलब क्या लोग इसे? पॉजिटिव। और बी फ्लक्स इंटर कर रहा है, निगेटिव। तो बोले ए फ्लक्स बाहर आ रहा है, बी इंटर कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? अरे ए फ्लक्स बाहर आ रहा है, बी फ्लक्स इंटर कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। समझ आ गया होगा लोगों को? तो एक छोटा सा टॉपिक हेडिंग डाल देगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज पार्टिकल में मोशन,
और चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन। अभी जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था वो? प्रोजेक्टाइल मोशन था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या था? क्या पढ़ा था वहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में? प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन पढ़ा था, कितना होता था? जी माइनस जे का। फोर्स पढ़ा था एम जी माइनस जे का। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पढ़ा था और एक्स पोजीशन पढ़ा था। बाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड बाई, यही पढ़ा था ना मोशन में, यही पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन के बारे में। तो क्या बोला गया? मोशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोशन से कनेक्ट हो रहा। तो वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इंपॉर्टेंट वाली बात है ये तो तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जब भी जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज पे, तो पॉजिटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज में फोर्स एंड फील्ड क्या होते हैं? और निगेटिव में तो फील्ड ऊपर है और निगेटिव चार्ज अगर तो क्या हो जाएगा? फोर्स, तो एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये बात तो पहले याद रख लोगे, फोर्स एंड फील्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल की बात। उसके अलावा जो है फोर्स से फील्ड एंटी पैरेलल पैरेलल की बात। उसके अलावा जो है तो क्या होता है? फोर्स की वैल्यू क्यू ई, एफ की वैल्यू कितनी होगी हमारी? एक्सेलरेशन कौन बता देगा? इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा या प्रोटॉन के लिए ज़्यादा एक्सेलरेशन? इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा क्योंकि मास कम होता है। फोर्स किसके लिए ज़्यादा? इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए? फोर्स दोनों के लिए बराबर, मैग्नीट्यूड में दोनों के लिए बराबर, क्योंकि दोनों पे चार्ज बराबर ही होता है ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए बराबर, डायरेक्शन अपोजिट। तो फोर्स डिफरेंट या सेम? डिफरेंट हो गया, फोर्स डिफरेंट हो गया, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। जबकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी डिफरेंट और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट। समझ आ गया वो लोगों को? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी डिफरेंट और तो क्या क्या इसका क्या फायदा उठाएंगे? इसका क्या फायदा उठाएंगे? अरे इसका फायदा उठाएंगे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डाल देंगे तो पता चल जाएगा एक्सेलरेशन अलग अलग है। तो दोनों जो दौड़ेगा तो उसका अलग अलग पोजीशन पे दौड़ेगा, डायरेक्शन भी दौड़ने का अलग होगा और पोजीशन भी क्या होगा? तो क्या होगा उससे फायदा? अरे अलग हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। समझ नहीं आई बात? ये वाला स्टोरी तो सुना होगा ना कि एक बार जो सीआर का स्टोरी सुना होगा कि सीआर को कहीं गया लाइक होली के दिन में, तो होली वाला मतलब गड्ढे में गिर गया। ऐसा नहीं है स्टोरी सुना? सीआर या लोमड़ी के बारे में सुना होगा। लोमड़ी गया और होली मनाया जा रहा था, वहाँ वो गड्ढे में गया, गड्ढे में गिर गया। वो देखा कि हमारा कलरफुल बन गया। हम तो आया जंगल में, उसने सबको क्या बोल दिया कि मैं शेर हूँ। तो सब लोग उसको शेर मानने लगे। एक दिन बारिश हो गई, हाँ, तो वो एक्चुअल कलर पे आ गया। क्या पता कलर पे आ गया? समझ नहीं आई बात? तो वैसे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको डाल देंगे? चार्ज पार्टिकल को डाल देंगे तो क्या होगा? अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन इलेक्ट्रॉन है कौन ज़्यादा एक्सेलरेशन वाला कौन होगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और कम एक्सेलरेशन वाला तो सेपरेटर के रूप में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। बाकी देख लो मोशन में हम लोग करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट यही होता है कि क्या देख लिया, पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा? प्रोटॉन पे। पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा? प्रोटॉन पे। तो फील्ड एंड फोर्स क्या होंगे? पैरेलल। तो अगर रिलीज कर दोगे तो क्या होगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू ई बाई, यहाँ से तो प्रोटॉन को रिलीज कर दिया इनिशियल वैल्यू से 0, तो टाइम टी पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? u प्लस ए टी। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन या वेरिएबल है? तो लगा सकते, फार्मूला नहीं लगा सकते। फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना? अरे फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक? आदमी को बताया था कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का एंगल या फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या डिसाइड करता है कि स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, सर्किल होगा। बताया था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री पे किसके बीच का एंगल? फोर्स एंड वेलोसिटी, या फोर्स बोले या एक्सेलरेशन बोले, एक ही बात होती है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना कितना? 0, 180 और 180, 0 और 180 के बीच में कुछ भी। और स्पेशल एक क्या होता है हमारा? तो 90 पे हर एक गली मोहल्ले का आदमी जानता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसके अलावा क्या? यहाँ पे पैराबोलिक। और यहाँ पे कितना?
तो वो कौन सा लाइन होगा वो? स्ट्रेट लाइन। अरे पीछे देखा ना, पॉजिटिव चार्ज पैरेलल ही लग जाएगा, रिलीज किया तो कैसे लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया, किसको समझ नहीं आया ये? यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया गया तो कौन सा मोशन होगा? और निगेटिव चार्ज को रिलीज करेंगे, निगेटिव चार्ज को रिलीज किया तो भी कैसा होगा? क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फील्ड ऊपर तो नीचे है। तो स्ट्रेट लाइन तो होना ही है मोशन। मोशन कैसा होना है? स्ट्रेट लाइन होना। किसी को दिक्कत चल रही तो बता देगा। छोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। कैसा मोशन हो गया? जबकि दूसरे एक केस होता, बच्चा बच्चा देश में जाता परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मारा? इधर है, आप फेंक दिया इधर, यू नॉट से इधर फेंक दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक। तो एक्स में भी मोशन होगा और वाई में भी मोशन होगा। एक्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स में बताएगा, एक्स में हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, पॉजिटिव चार्ज है, फेंका किधर हमने? एक्स में फेंका, तो एक्स में एक्सेलरेशन कौन बताएगा? यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली फेंकते हैं। रिलीज करने में क्या देखा आपने? रिलीज करना या इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल फेंकने में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। रिलीज करने में या इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल फेंकने में कैसा मोशन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंकने में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। जबकि कौन सा केस? परपेंडिकुलर फेंक दिया तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्स में कितना हो गया एक्सेलरेशन? अरे फेंक दिया तो एक्सेलरेशन 0। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहा हूँ। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या चेंज करेगी? अरे जब एक्सेलरेशन 0 होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता वहाँ पे। प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा रखा है, काफ़ी बार आपको रिपीट कर रखा है। ये मोशन में भी पढ़ाया था कि जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिख लोगे? वेलोसिटी कांस्टेंट एक्स का डिस्कशन हो गया। बाई एक्सिस के बारे में कौन बताएगा? हेडिंग डालेगा, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर क्या है? पैराबोलिक मोशन करेगा। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन कैसा होगा? पैराबोलिक। मोशन कैसा होगा? पैराबोलिक मोशन होगा। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन विल बी पैराबोलिक। बाकी कैसे कैसे निकालते? एक्स में कितना देख लिया आपने? एक्स में देखा कितना हुआ हमारा? एक्स में एक्सेलरेशन 0, पोजीशन ये यू नॉट इंटू टी। वाई में कौन बता देगा पोजीशन? वाई में कौन बताएगा पोजीशन? अरे एक्स में समझ में आया नहीं आया? कैसे लिखा गया? ये एक्स में एक्सेलरेशन 0 कैसे लिखेगा पता है? बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है तो फोर्स वाई में लगेगा तो एक्सेलरेशन वाई में होगा, और एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। ये प्रोजेक्टाइल मोशन से बोलते हुए आ रहे हैं। एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। समझ आई बात? हमने फील्ड कहाँ रखा है? वाई में लगाया, तो वाई में एक्सेलरेशन होगा, एक्स में नहीं होगा। तो एक्स में नहीं होगा तो एक्स में वेलोसिटी क्या रहेगी? तो कांस्टेंट रहेगी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर आई टू से लिख देंगे। सर वहाँ पे शायद वो उधर के लिए फिर एक और इक्वेशन लगा के टी की जगह यू बाई टी माइनस ई टी स्क्वायर। इतना एक्स में समझ आ गया होगा। बाई के लिख लेगा। बाई के डायरेक्शन में क्या लिखोगे तुम? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यू ई बाई एम एंड वेलोसिटी, तो बाई के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? तो फाइनल वेलोसिटी 80। अब बाई के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कौन बता देगा? तो टी स्क्वायर बाई 2 इंटू ए की वैल्यू रख दोगे। बाई में इनिशियल कितना दिया था? इतना बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टली फेंका गया। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ही है।
हॉरिजॉन्टल पोलर रेक्टेंगुलर मोशन में y इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2 लिखते थे, g की जगह पे कितना हो गया, क्यू ई बाई एम हो गया। t की वैल्यू यहाँ से निकाल लें कितना होगा और इसमें रख दें, t की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दें, कैसा मोशन हो जाएगा ये, t की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल दें तो y इक्वल टू कितनी आ गई हमारी, क्यू ई बाई 2m एक्स स्क्वायर बटे यू नॉट स्क्वायर, बाई पोर्शन टू एक्स स्क्वायर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली फेंकने के लिए कैसा मोशन करता है ये, पैराबोलिक मोशन करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन के लिए कैसा मोशन करता है ये, पैराबोलिक मोशन करता है। किसी को दिक्कत है बता देगा, बताएंगे साहब, एक्स के अलाउंग कौन बताएगा, एक्स के अलाउंग कैसा मोशन हो रहा है, एक्स के लॉन्ग, तो यहाँ पे एक्स के लॉन्ग ऐसा है, कुछ डिस्कशन नहीं होगा। एक्स के लॉन्ग बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो मोशन हो रहा है। एक्स के लॉन्ग क्या बोलेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो ये टॉपिक ही होता है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन के लिए तो जो पैरेलल डायरेक्शन में, तो पैरेलल डायरेक्शन में क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में ले लिया और फेंका किधर है मैंने, आई कैप में, तो आई कैप में एक्सेलरेशन जीरो दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, डिस्प्लेसमेंट यू नॉट इंटू टी से निकाल लेंगे। एक्स के लोग आपको समझ में आ गया साहब, आपको बताएंगे एक्स के लोग क्या क्या बोला। सर अगर x के अलावा उसको वो किया है तो i कैप पे j कैप पे प्रोजेक्ट किया है तो फिर वो उसका जो एक्सेलरेशन है वो i कैप में होगा। हाँ आप बोलेंगे क्या क्या, बाई के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाई के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने एक्स के अलोंग फेंका, एक्स के अलोंग वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो एक्स के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और डिस्प्लेसमेंट यू नॉट इंटू टी से निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लेंगे, यू नॉट इंटू टी से, तो एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। किसी को दिक्कत है बताएगा, एक्स वाली बात क्लियर हो गई आपको, बोलेंगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई के अलॉन्ग है और हमने प्रोजेक्ट किया है एक्स एक्सिस में, तो फोर्स जो लग रहा है वो वाई एक्सिस में लग रहा है, तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया एक्स एक्सिस में, तो जो वी होगा वो यू नॉट के बराबर ही होगा जिससे प्रोजेक्ट किया है, फिर हम जो डिस्प्लेसमेंट है वो यू नॉट टी करके निकालेंगे। ओके आप बोलेंगे साहब, इधर एक्स के अलॉन्ग मोशन ही बोलेंगे। सर एक्स के अलावा सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो वाई डायरेक्शन में थी, बट हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया एक्स एक्सिस के अलावा, तो इसलिए उसके एक्स एक्सिस के अलावा उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो एक्सिस यू नॉट इनटू टी करके डिस्टेंस निकालेंगे उसका। ओके एक्स के लॉन्ग में अभी भी किसी को दिक्कत है बता देगा, आप बोलेंगे साहब एक्स के लॉन्ग। सर अगर x के लॉन्ग प्रोजेक्ट किया जाएगा तो फिर उसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट हम u नॉट t करके निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट यू नॉट टी करके एक्स के लॉन्ग निकाल लिएगा। हाँ साहब उधर एक्स के लॉन्ग, सर इसके लॉन्ग सर हमने परपेंडिकुलरली उसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्रोजेक्ट किया था, इसके लॉन्ग हमारी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट और हम यू नॉट टी करके डिस्प्लेसमेंट, एक्स के लॉन्ग यू नॉट टी करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। हाँ साहब एक्स के लॉन्ग, सर एक्स में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट यू नॉट टी करके। ओके तो एक्स के लॉन्ग किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक्स के लॉन्ग जो है तो सिर्फ फेंका है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है। बाई के लॉन्ग तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई के लॉन्ग है, तो एक्सेलरेशन बाई के लॉन्ग होगा। एक्सेलरेशन किसके लॉन्ग होगा हमारा, तो बाई के लॉन्ग एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्या होगा हमारा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो एक्सेलरेशन कैसा हमारा, चूंकि कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चूंकि कैसा हमारा कांस्टेंट है, तो टाइम टी पे तो वेलोसिटी लिखना होगा, चूंकि बाई के लॉन्ग वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट जीरो था, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी फार्मूला लगाओगे। v इक्वल टू कौन सा, तो u जीरो करके तो क्यू बाई एम इंटू टी, बाई के लॉन्ग वेलोसिटी किसी टाइम टी पे हो जाएगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए ए टी स्क्वायर बाई टू, ए टी स्क्वायर बाई टू लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो लगा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा उसके लॉन्ग,
तो एक्सेलरेशन की जगह पे क्यू बाई एम रख दोगे, एक्सेलरेशन की जगह पे कितना रख देंगे आप, क्यू बाई एम, तो क्या निकल जाएगा हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट रख निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, तो टी स्क्वायर बाई 2 इंटू क्यू बाई एम, और ये दोनों से तो पहले वाले से टी की वैल्यू एक्स बटे यू नॉट उठा कर इसमें डाल देंगे तो बाई और एक्स में तो रिलेशन आ गया, बाई इक्वल टू कितना क्यू एक्स स्क्वायर 2m यू नॉट स्क्वायर। ये जो पैराबोला में कितना आया था जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, याद होगा तुम लोगों को, बाई इक्वल जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर आया था, बाई इक्वल जी एक्स स्क्वायर बाई जी के जगह कितना रख दिया गया, क्यू बाई एम रख दिया गया, क्यू ई बाई एम रख दिया गया, एक जी की जगह पे, जी की जगह पे कितना रख दिया गया, बाकी सारा कुछ वही है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी होती है या नहीं होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा ना आपने रॉड के कारण साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, उसको बता दिया वो नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो है तो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ऑलमोस्ट हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन होते ही है। क्यों? वो मोशन का यूज कर रहे हैं, ये कोर फिजिक्स का सिलेबस है कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मोशन ऑफ, तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ग्रेविटेशनल फील्ड में मोशन का पार्टिकल का मोशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल का मोशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल का मोशन होता है, उसी मोशन के स्टडी को ही फिजिक्स बोलते हैं। तो यही सिलेबस ही है आपका, या फिजिक्स की यही है, ही मोशन ही पढ़ते हैं पूरे फिजिक्स में। क्या पढ़ते रहते हैं हम लोग? मोशन पढ़ते रहते हैं। जो पीछे पढ़ रहे थे तो करंट में क्या पढ़ रहे थे? तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ही तो पढ़ रहे थे वहाँ पे। समझ आ रही है बात? तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या बताया कि मोशन कैसा हो जाता है ये, जैसे तुम डालोगे फील्ड में तो क्या हो जाएगा, ये फील्ड में डालेगा, देगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाला इधर, ये यहाँ पे भी काम आएगा, ये डायलॉग बनता रहेगा। अभी इनका जो है तो कंपटीशन किसके साथ आएगा? मैग्नेटिक फील्ड के साथ आएगा। बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्योंकि बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में पैराबोलिक मोशन होता है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो सर्कुलर मोशन होता है। तो ये कंट्रास्ट होता है, तो वहाँ पे दोनों फिर से कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और दोनों फोर्स जब लगेंगे तो वैलोरेंस फोर्स बोलते हैं। तो ये बात आगे तक चलेगी। तो देख लिया लोगों ने, फेंका इधर और फोर्स इधर लगा, तो दोनों के बीच में जैसे यहाँ से आगे बढ़ेगा, जैसे यहाँ से जाएगा तो इसका मोशन ऐसा हो जाएगा। तो फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल यहाँ पे तो शुरू में तो 90 डिग्री फेंका आपने, बट ये एंगल क्या हो गया हमारा? चेंज हो गया। ये एंगल क्या हो गया? थीटा चेंज होता रहेगा। अगर परमानेंटली ईच एंड एवरी मोमेंट पे कितना होता है ये? 90, तब बोलते हैं सर्कुलर। बट ये थीटा 90 नहीं है, ईच एंड एवरी मोमेंट पे क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है। तो इसलिए क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। कौन सा पाथ पे जाएगा? जैसे आपने फेंका तो ये पार्टिकल जो है एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा। जब बाहर निकल रहा होगा तो ऐसा होगा। मान ले कि इतने भी यहाँ से यहाँ तक में इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रहा होगा तो यहाँ पे ऐसे को मुड़ गया होगा, तो ये इधर निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा। तो ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा और वाई कंपोनेंट कितना होगा? कौन बताएगा? ये निकलते समय एक्स कंपोनेंट यू नॉट ही रहेगा और वाई कंपोनेंट क्यू वाई एम इंटू टी। प्रोटॉन रहेगा तो ऊपर जाएगा और इलेक्ट्रॉन रहता तो कहाँ जाता है? समझ आई बात? नहीं, प्रोटॉन फेंकेंगे तो ऊपर और इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे तो न्यूट्रॉन फेंकेंगे तो सीधा, ना ऊपर ना नीचे। समझ आई बात? नहीं, उसे चार्ज ही नहीं है। समझ आ गई बात? या फोटॉन फेंका तो फोटॉन भी कहाँ? फोटॉन बोल रहा, प्रोटॉन नहीं बोल रहा। फोटॉन पे चार्ज नहीं होता तो वो भी कहाँ जाएगा? सीधा जाएगा। फोटॉन, एक प्रोटॉन होता, प्रोटॉन, और दूसरा क्या था? फोटॉन। फोटॉन किसको बोलते हैं? लाइट को बोलते हैं। तो बोला रहे कि जब बाहर निकल रहा, फेंका था हॉरिजॉन्टल और निकल रहा इधर, तो इसको क्या बोलेंगे? डिविएशन बोलेंगे। किस तरह? कहाँ से डिविएशन? एक्चुअल डायरेक्शन से डिविएट कर गया। तो एक्चुअल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल था, कितना डिविएट कर गया? तो थीटा मान लें। तो tan थीटा का वैल्यू बच्चा लिख लेगा। तो tan थीटा का वैल्यू तो परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर कितना हो गया?
एम यू नॉट को मोमेंटम भी बोल सकते, इनिशियल मोमेंटम, ऐसे मोमेंटम का टर्म्स में भी बातचीत हो सकती है। जल्दी जल्दी से जो लिखवाया एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले, 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर किसको याद हो जाता है जल्दी से खड़ा हो जाएगा वो। पूरा जो करवाएगा जल्दी से एक बार पीछे से पलट लेगा और जिसको याद हो गया वो खड़ा हो जाएगा, हमें याद हो गया, फटाफट बोलेगा वो। ये सब एक्सप्रेशन तो पहले भी लिखवाया हुआ, तो मैं याद होना चाहिए। लिखवाया क्या आज नया कुछ तो लिखवाया नहीं है। एक साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 एक टर्म नया लिखवाया आज। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 तो बोल ही दिया हमने, बाकी तो सब पहले ही लिखवाया हुआ तुम्हें। हाँ साहब तुम इसका मीनिंग समझा दोगे, दुनिया का भी इसका मीनिंग समझा दो, चुप रहेगा, बाकी लोग उनको बोलने दे, बाकी लोग रिवाइज करते रहे। तुम बताओ 5 1 2 3 4 5 बता दोगे, क्या बोल सकते हो इसमें? 1 मिनट बोल सकते हो। एस फॉर स्केलर, ए फॉर एडिटिव में क्वांटाइज्ड कंजर्व्ड बोल दिया था। और के बारे में क्या बता रखा था? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0। और इसके बारे में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वैल्यूज लिखा दिया आज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वैल्यूज लिखवा दिएगा। ई फॉर इक्विलिब्रियम भी बता दिया था, इक्विलिब्रियम टेस्ट भी सिखा दिया। आज भी एक एग्जांपल आ गया इक्विलिब्रियम का, समझ आ गया। टी फॉर ट्रांसफरेबल, 2 टाइप्स है ट्रांसफर के, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन। कंडक्शन में कैसे डिवाइड करते हैं? रेडियस का डायरेक्ट रेशियो में। इंडक्शन में तो अपोजिट नेचर चार्ज डेवलप होता है। और कंडक्टर किसको कहते हैं? कंडक्टर किसको कहते हैं? हाँ बेटा तुम बताओगे कितना, क्या बोलोगे इसके बारे में, जल्दी बोलोगे। के बारे में बोलेंगे फिर से। फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम के रेशियो के बोलते हैं। और यू फॉर तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, Q1 Q2 बटे 4π0। और एनर्जी का जरूरत यहाँ भी लगेगा, कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। एम फॉर मास होगा तो मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। एम फॉर मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम वोल्टेज। ए फॉर पॉजिटिव चार्ज से लाइन से फोर्स दूर होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। आर के बारे में क्या लिखा गया था? रिपल्सन जो है तो हो रहा है तो बोलेंगे चार्ज है सिस्टम में। रिपल्सन हो रहा था क्या बोलेंगे? तो चार्ज है। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। बताओ क्या लिखा गया? सुपरपोजिशन। स्केलर सुपरपोजिशन कहाँ होता है? स्केलर सुपरपोजिशन पोटेंशियल में होता है। अब वेक्टर सुपरपोजिशन, क्या सुपरपोजिशन का मतलब क्या बताता है? सराउंडिंग में जितने लोग होते हैं सभी लोग फील्ड बनाते हैं, और उनका वेक्टर सुपरपोजिशन में तो वेक्टर मेथड से जोड़ना बोलते हैं। या स्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, आज स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया आपने। अब आगे आई फॉर क्या बताता है? इनवेरिएंट होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज होता है, और इनसाइड चार्ज लेते हैं। कौन सा चार्ज लेंगे? गॉसेस थ्योरम जाकर इनसाइड चार्ज। एन का मतलब क्या बताता है? एन इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन 0। एन की वैल्यू क्यू बटे एप्सिलॉन 0। जनसंख्या ज़्यादा तो चार्ज ज़्यादा, ज़्यादा चार्ज तो ज़्यादा जनसंख्या, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस को फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फ्लक्स बोलते हैं। जी फॉर क्या बताता है? ग्रेविटेशन के जैसा भी होगा और डिफरेंट भी होगा। जी ग्रेविटेशन के जैसा कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। ये सब सिमिलरिटी थी। और डिसिमिलरिटी क्या थी? तो मीडियम पे डिपेंड करता है ये। और यहाँ पे तो क्या होता है? 2 टाइप का होगा, इलेक्ट्रेक्शन रिपल्सन दोनों होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अट्रैक्शन रिपल्सन, यहाँ पे इंडक्शन भी होता है, कंडक्शन भी होता है। वहाँ पे ये सब काम नहीं हो रहा था, मासेज में ये सब काम, ये कमज़ोर था, ग्रेविटेशन कमज़ोर था और वो क्या था? स्ट्रॉन्ग है। और एच फॉर क्या बता था? जी फॉर स्पेशल गॉसेस थ्योरम भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, गॉसेस थ्योरम भी पढ़ेंगे। बाकी एच फॉर तो हाफ ऑफ डिवीजन था, जब मैक्सिमम मिनिमम फोर्स के लिए डिवीजन करें तो क्या बोलेंगे? हाफ ऑफ डिवीजन करेंगे। याद हो गया होगा लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड के 5 फार्मूले बता देंगे साहब, जल्दी बताएंगे आप। आज के इलेक्ट्रिक बाकी लोग सुनेंगे, ये बोल रहे हैं 5 फार्मूले, नाम ले लेके चिल्ला दो ऐसे बोलेंगे। लॉन्ग डंडा के लिए लैम्डा बटे 2π0r, फाइनाइट डंडा के लिए तो के लैम्डा बटे r sin θ1 प्लस sin θ2 cos θ1 माइनस cos θ2। या रिंग के एक्सिस पे के क्यू एक्स बटे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। या बता दिया कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन के तो एक्सिस पे निकालना, तो k इंटू टोटल चार्ज इंटू x बटे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, ऐसा बता दिया गया। और होलो स्फीयर के तो अंदर में फील्ड 0 बाहर में, तो के क्यू बटे r स्क्वायर। होलो सिलेंडर के अंदर में 0 और बाहर में तो के लैम्डा बटे r, 2 के लैम्डा बटे r, बाहर में 2 के लैम्डा बटे r और अंदर में
अंदर में हॉलो सिलेंडर में 0 और सॉलिड सिलेंडर अंदर KQX बाय R अंदर KQX बटे KQX या 2KQX 2KQX बटे R स्क्वायर। अब R में K लैम्डा बटे 2K लैम्डा बटे X। KQX बाय R KQX बाय R वो तो लैम्डा की टर्म लैम्डा के टर्म्स में लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। सॉलिड स्फीयर बोल सॉलिड स्फीयर बोल रहा हूँ। अच्छा कोई सुन नहीं रहा। हाँ हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है उतना ही है। मैं सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा हूँ तो बाहर में ना लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 R या 2K लैम्डा बटे R और अंदर में 2K लैम्डा X बटे R स्क्वायर। देख के बोलो कितना लिखा है। ये समझे वो लैम्डा सिलेंडर वाला है। फिर से बोलो क्या बोल लिखा है अंदर में सॉलिड में। सॉलिड सिलेंडर में लिखा है 2K लैम्डा बाय R स्क्वायर। सोच के बोलो। 2K लैम्डा X बाय R। रात में काफ़ी नाचा तुमने मतलब ज़्यादा डांस कर लिया 2K मतलब परसों नाचा तो परसों होगा ना। डिसीजन ले लिया तो 2K लैम्डा X बाई R स्क्वायर 2K लैम्डा X बाई। चलें नेक्स्ट टाइम करते हैं।